आज के वेदर फोरकास्ट में अनाउंस किया जाता है कि एक साइक्लोन के गुजरने की वजह से पूरे देश में बारिश होने वाली है। यह खबर किसी भी उस इंसान के लिए भयानक होती है जो कैंपिंग का प्लान बना रहा होता है, जिस पर प्रिपरेशंस की जाती हैं और आसमान बिल्कुल ब्लू दिखता है बिना किसी क्लाउड के। वह शांति से खाना कुक करता है और मिस्टर पार्क को थैंक्स कहता है कि वह ठीक से खाएगा। छोटा सा स्टोव जल रहा होता है जिस पर पॉट रखा है और खाना देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है। वह यंग मैन कहता है कि फर्मेंटेड किमची और पोर्क बेली का कॉम्बिनेशन बनाना सच में बहुत बढ़िया होता है। फिर वह उस वंडरफुली सनी डे में बियर की कैन खोलता है। कुछ लॉन्ग गल्प्स लेने के बाद उसके चेहरे पर खुशी और सेटिस्फैक्शन का एक्सप्रेशन दिखने लगता है और फिर उसे यह मैटर ही नहीं करता कि बारिश होती है या तेज बरसात होती है। दिन इतना ब्यूटीफुल फील हो रहा होता है। तब कोई कैंग को आवाज देता है और अपनी अराइवल अनाउंस करता है, जिस पर कैंग खुश हो जाता है क्योंकि उसने एक इंसान से ज्यादा खाने की तैयारी कर रखी थी। जिसने अराइवल अनाउंस की होती है वह स्माइलिंग करते हुए पास आता है और पूछता है कि क्या अब भी अल्कोहल नाम की कोई चीज बची है। उसके साथ दूसरे हाइब्रिड्स भी होते हैं जिनके शरीर पर बहुत सारा फर होता है और एनिमल लाइक ईयर्स दिखाई देते हैं। वह वुमन तैयार हो रहे खाने पर पूरा फोकस किए रहती है, जिस पर एक ओल्ड मैन नोटिस करता है कि वहाँ कुछ डिफरेंट है, कुछ नया सा। फिर एक एल्फ पास आती है जिसके आम पर एक डिस्टिंक्टिव बर्ड बैठा होता है और वह कैंग की रेस्ट डिस्टर्ब करने के लिए अपोलोजाइज करती है। वे सब एक हग फॉरेस्ट के बीच उस क्लियरिंग में मौजूद होते हैं जो मेजेस्टिक ब्यूटी से भरी हुई जगह होती है। यह स्पेशल प्लेस धरती पर नहीं होती है। कार से उतरने वाला यंग मैन पूछता है कि क्या यही वह शॉप है जो उसके ग्रैंडफादर की हुआ करती थी, और कहता है कि उसकी पर्सनालिटी काफी इंटरेस्टिंग थी। फिर कार में बैठे मास्क्ड यंग मैन को देखकर वह पूछता है कि क्या कोरिया का सबसे फेमस शेफ यहाँ रेस्टोरेंट खोलने वाला है, जिस पर मास्क्ड मैन ये जानना चाहता है कि क्या उनके साथ और कोई नहीं है। वह वरीड होता है क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने केयरलेसनेस की थी तब एक पापरात्सो ने उन्हें पकड़ लिया था। यह सुनकर मास्क्ड मैन थोड़ा रिफ्लेक्टिव हो जाता है। वह शांति से अपना मास्क नीचे करता है क्योंकि उसका कंपेनियन गलत नहीं कह रहा होता है। अगर किसी ने उसे देख लिया तो लोग सोच सकते हैं कि वह खुद को सेलिब्रिटी समझता है, जबकि वह ऐसा नहीं है। फिर वह यंग मैन अपना सूटकेस लेकर बिल्डिंग के एंट्रेंस की तरफ चलता है, लेकिन जिंदगी के उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर वह जहां भी जाता है लोग किसी न किसी तरह उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। उसने CIA से शेफ के तौर पर ग्रेजुएशन की थी, जो कुक्स को ट्रेन करने वाले 3 बेस्ट स्कूल्स में से एक है। उसने पेरिस में हुई एक इंटरनेशनल कंपटीशन भी जीती थी। इसके बाद वह पहचाना जाने लगता है और टेलीविजन स्टेशनों से उसे बहुत सारे इनविटेशंस मिलने लगते हैं, जिस पर उसकी पब्लिसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लोग सोचते हैं कि वह यंग और टैलेंटेड है, इसलिए उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। तब एक फैन कांग का नाम चिल्लाता है, ये कहते हुए कि वह उसका रियल फैन है और अपने आइडल के साथ एक फोटो लेना चाहता है, लेकिन उसे जल्दी ही रोक दिया जाता है क्योंकि वह बहुत इन्वेसिव हो रहा होता है और वह जगह प्रोफेशनल्स की किचन होती है, जिस पर उसके कॉलीग्स उसे क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि फैन हरासमेंट किचन के वर्कफ्लो को डिस्टर्ब कर रही होती है। उसके कोवर्कर्स को लगता है कि वह उन्हें नीचा दिखा रहा है। फेम के साथ अनोनिमस लोगों की हेट्रेड भी आती है और बहुत से कमेंट्स उसके शेफ होने के अचीवमेंट्स को बिलिटल करने के इरादे से किए जाते हैं। कैंग उन कमेंट्स को पढ़ता है और उसके अंदर गहरी डिसअपॉइंटमेंट भर जाती है। वह अपने बेड पर लेटा होता है, उस सारे स्ट्रेस से थका हुआ। बिल्डिंग के अंदर दूसरा यंग मैन और सामान लाता है और कहता है कि कैंग को अच्छे से सोचना चाहिए क्योंकि वहां वह ज्यादा अर्न नहीं कर पाएगा, लेकिन वह खुद भी रेस्ट करना चाहता है। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है कि जो लोग रेस्ट करना चाहते हैं वे जीरो से बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। कैंग जवाब देता है कि उसके लिए कुकिंग ही थेराप्यूटिक रेस्ट है। कैंग किचन में हाइपर फोकस्ड रहता है। तभी वह यंग मैन कहता है कि काम शुरू करने से पहले उन्हें कुछ खाना चाहिए क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लग रही होती है। चूंकि वे सिटी से दूर होते हैं इसलिए ऑर्डर नहीं कर सकते और उन्हें बाहर जाना पड़ता है। रेस्तरां में टेबल पर पास्ता की प्लेट और साइड डिशेज रखी होती हैं। कंग उसे ऐसे देखता है जैसे वह रेडियो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स से बनी रेसिपी हो। यह देखकर यंग मैन नोटिस करता है कि शेफ खाने को सस्पिशन के साथ देख रहा होता है, जिस पर कैंग गुस्से में आ जाता है और मैनेजर को कॉल करना चाहता है क्योंकि वह यह खाना खाने वाला नहीं होता है। उसका फ्रेंड उसे काम करने की कोशिश करता है, लेकिन कैंग कहता है कि यह ह्यूमन फूड नहीं है। फ्रेंड खुद खाकर कहता है कि सॉस अच्छा है और खाना इतना बुरा नहीं है। कैंग प्लेट को देखता रहता है और फ्लेवर के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचता है। वह खाना टेस्ट करने में असमर्थ रहता है। तभी किचन में एक प्लेट गिरती है और टूट जाती है। यह कैंग होता है जिसने स्ट्रेस क्राइसिस के बाद प्लेट गिरा दी होती है। डॉक्टर के पास उसे डायग्नोसिस मिलता है कि स्ट्रेस की वजह से वह अब खाना टेस्ट नहीं
कर सकता और सर्जिकल क्योर की भी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर उसे हॉबी अपनाने की सलाह देता है ताकि उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट और काम हो सके। कैंग वह बातें सुनता है लेकिन उसे सब कुछ बिल्कुल अनफीलिंग लगता है क्योंकि वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा होता है। रेस्टोरेंट में यंग मैन कहता है कि इस एरिया में कस्टमर्स बहुत कम हैं और करने को भी ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ माउंटेन्स और ओपन फील्ड्स हैं और कुछ भी नहीं। जिस पर कैंग कहता है कि यह एरिया परफेक्ट है और इस टेरेन में वह कैंपिंग कर सकता है। कार बड़े बड़े पेड़ों से घिरी रोड पर चलती है। कैंग अपने सामान काउंट करता जाता है, ओवन, पॉकेट नाइफ, सनस्क्रीन, कंपास और मैप। ड्राइवर पूछता है कि क्या वह सी की तरफ जा रहा है। कैंग कहता है कि वह माउंटेन्स में कैंपिंग के लिए जा रहा है। ड्राइवर मजाक करता है कि उन कपड़ों में उसे ट्यूब भी ले जानी चाहिए। कैंग समझ नहीं पाता, जिस पर ड्राइवर कहता है कि उसे अच्छे से सोचना चाहिए। कैंग को उसका जोक समझ नहीं आता। वह योंगपिंग विलेज पर रुकने को कहता है, जिस पर ड्राइवर वार्न करता है कि वहां ट्यूब्स नहीं मिलती, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां कैंग पहले रुकना चाहेगा। विलेज छोटा और बहुत ब्यूकॉलिक होता है। यह पहली बार होता है जब वह अपने ग्रैंडफादर के गुजरने के बाद वहां लौटा होता है। आगे बढ़ने से पहले उसे उस हाउस को क्लीन करना होता है। तभी एक ओपन डोर उसकी अटेंशन पकड़ लेता है। वह एक स्टोरेज रूम होता है और उसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह डर जाता है, यह सोचकर कि शायद कोई थीफ है और अगर हुआ तो वह अपने मेटल केस से खुद को डिफेंड करेगा। तभी एक शैडो बाहर निकलती है जिसे देखकर कैंग चौंक जाता है। सांस संभालते हुए वह रियलाइज करता है कि वह एक कैट होती है। कैट को देखकर वह उसे थ्रेटन करता है, यह कहते हुए कि उसे ग्रेटफुल होना चाहिए कि वह एक छोटा एनिमल है। वहां कोई और नहीं जाता, इसलिए एनिमल्स अपनी मर्जी से आते जाते रहते हैं। कैंग लाइट स्विच ढूंढता है। चारों तरफ देखते हुए वह नोटिस करता है कि कुछ ऑड है। बाहर से यह जगह इतनी बड़ी नहीं लग रही थी। वह चलता रहता है और लाइट्स चेंज होने लगती हैं। उसे अपने चेहरे पर हल्की सी ब्रीज फील होती है। नीचे देखते हुए उसे कुछ डिफरेंट दिखता है और वह सोचने लगता है कि यह क्या हो सकता है। कंग एक ऐसे पिट के सामने खड़ा होता है जिसका कोई बॉटम नजर नहीं आता। तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन क्रम्बल होती है और वह स्लिप कर जाता है। वह पैनिक करता है। जैसे ही वह उस इनॉर्मस पिट में गिरता है, कैंग चीखता है और उसका बॉडी उस होल के अंदर स्वॉलो हो जाता है। उसी समय उसके ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग लाइट शाइन करती है। कैंग जमीन पर पड़ा होता है और जब वह आंखें खोलता है तो रियलाइज करता है कि वह किसी और जगह पर है। यह जगह उसके लिए पूरी तरह अनफेमिलियर होती है और वह जानना चाहता है कि वह अब कहाँ है। वह अपने हाथ पर कुछ वेट फील करता है। रिफ्लेक्सिवली वह हाथ खींच लेता है, सेंसेशन से डरते हुए। वह एक छोटा सा क्रीचर होता है जो स्क्विरल जैसा दिखता है, लेकिन उसके ईयर्स बहुत लंबे होते हैं। वह यह गैस करने की कोशिश करता है कि वह क्रीचर क्या हो सकता है और तभी वह अपने बड़े ईयर्स की मदद से उड़ जाता है। कैंग उस एनिमल की फ्लाइट को देखता रह जाता है, बिल्कुल डम्फाउंडेड होकर। वह डर जाता है क्योंकि ऐसा क्रीचर एग्जिस्ट नहीं करता। तभी पास से आने वाली एक आवाज उसे डरा देती है। नियर बाय बुश की तरफ देखने पर उसे पत्तों के बीच से रैबिट का सिर झांकता हुआ दिखता है, लेकिन वह छोटा रैबिट बाहर आता है और उसका बॉडी क्रिटीन पर बॉडी बिल्डर जैसा चिजल्ड निकलता है। कैंग उसे शांति से हॉपिंग करते हुए जाते देखता है। कैंग डेस्परेट हो जाता है और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना चाहता है। यह जगह डेफिनेटली डेंजरस होती है और वहां और भी क्रीचर्स उसे देख रहे होते हैं। कैंग बहुत टायर्ड होता है और उस जगह पर न तो फोन सिग्नल होता है न ही कोई लोग होते हैं। डॉक्टर की दी हुई कैंपिंग वाली सजेशन याद करते हुए उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पहली ही ट्राई में वह लॉस्ट हो जाएगा। यंग मैन का स्टमक जोर से ग्राउल करता है। ऐसी सिचुएशन में भी उसे भूख फील हो रही होती है। अंधेरे में वह खुद को वार्म रखने के लिए फायर इम्प्रोवाइज करता है। वह किसी तरह आग जला लेता है, लेकिन अब उसके सामने एक और प्रॉब्लम होती है। इस वक्त उसके पास बहुत कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बाकी का सामान उसके मेटल सूटकेस में होता है। कम से कम उसके पास कुछ मशरूम्स होते हैं जो काम आ सकते हैं। वह उन्हें ऐसे ही नहीं खा सकता, इसलिए उसे कुक करना जरूरी होता है। वह पैन में ऑयल डालता है और साथ में मशरूम्स डाल देता है। वह उन्हें सॉटे करता है और थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर डालकर फ्लेवर एडजस्ट करता है। क्विक कुक के बाद उसे लगता है कि शायद ये थोड़ा एडिबल हो जाए। पास से देखने पर उसे खुद यकीन नहीं होता कि वह इसे कुकिंग कह रहा है। वह उन्हें मुंह में डालता है और सोचता है कि नॉर्मल सिचुएशन में तो वह इन्हें तुरंत स्पिट कर देता। जो हुआ वह उसे सरप्राइज
कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। खाने में अब भी बिल्कुल कोई फ्लेवर नहीं होता है। कैंग गुस्से में पैन को दूर फेंक देता है। अब वह आग के सामने बैठा होता है, पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड। वह वहीं बैठा रहता है, लॉस्ट होने की टेंशन में डूबा हुआ। तभी एक सस्पिशियस नॉइज उसकी अटेंशन खींचती है, जिस पर कैंग पीछे मुड़कर देखता है। उसके सामने बहुत सारी छोटी छोटी लाइट्स दिखाई देती हैं। वे चमकती हुई चीजें असल में आंखें होती हैं। कैंग डर जाता है, इमेजिन करता है कि शायद ये वुल्व्स हों और पॉकेट नाइफ पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन नाइफ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए ही उसे रियलाइज हो जाता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए यह बिल्कुल यूजलेस है। झाड़ियों से एक बहुत बड़ा जौ बाहर आता है। कैंग की डरी हुई आंखों में सामने का हॉरिफाइंग सीन रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। कैंग डेस्परेशन में चिल्लाता है और खुद को बचाने के लिए हाथ आगे कर लेता है। कुछ देर बाद कुछ भी नहीं होता है। थोड़ी सी बची हुई हिम्मत जुटाकर वह अपनी आंखें खोलने का फैसला करता है। जो एनिमल उसके सामने होता है वह वहां नहीं होता। कैंग नहीं समझ पाता कि वे अचानक गायब क्यों हो गए, लेकिन तभी उसके आसपास और नॉइजेस आने लगती हैं। एक एनिमल उस पैन के पास झुका होता है जिसे कैंग ने दूर फेंका था। वह उसे देखता है, यह समझने की कोशिश करते हुए कि हुआ क्या है। वह एनिमल पैन में रखे सारे मशरूम्स खा चुका होता है। एक क्यूट सा छोटा डॉग अब उसे बड़े आराम से घूर रहा होता है। कैंग सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे यहाँ एक डॉग मिलेगा। वह छोटा डॉग वहीं रहता है और खुद को स्क्रैच करने लगता है। कैंग थोड़ा सोचता है और वंडर करता है कि क्या यह हस्की पपी हो सकता है। वह जानना चाहता है कि यह कहाँ से आया। तभी पप्पी उसके पैर से आकर लग जाता है। कैंग उससे पूछता है कि वह वहां क्या चाहता है। वह कहता है कि अगर वह खा चुका है तो अब उसे चला जाना चाहिए, क्योंकि उसे डॉग्स पसंद नहीं है। वह यह भी कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि लोग डॉग्स को इतना पसंद क्यों करते हैं या उन्हें क्यूट क्यों मानते हैं। ये सब कहते हुए भी वह पपी को पेट कर रहा होता है, जो पहले से ही उसकी लैप में बैठा होता है। उसके फर की रफ टेक्सचर फील करते हुए वह इमेजिन करता है कि यह वाइल्ड होगा। ध्यान से देखने पर उसे उसका अपीयरेंस थोड़ा डिफरेंट लगता है। शार्प क्लॉज और टीथ देखकर उसे लगता है कि यह शायद एक वुल्फ है। अब कैंग उस छोटे से एनिमल से भी डर जाता है। वुल्फ पप किसी को भी डरा सकता है, क्योंकि जहां पप होता है वहां माँ और पिता भी होते हैं, और वे क्यूट या फ्रेंडली नहीं होते। शायद कैंग ने उन्हें पहले देखा भी हो। अगर थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो कैंग पूरे पैक का स्नैक बन सकता है। वह पप को लैप में लिए हुए कुछ देर सोचता है। उसके थॉट्स बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हो जाते हैं और कैंग अपने ही पेसिमिज्म का वेट सहन नहीं कर पाता। वह सोचता है कि अगर उसे खाया नहीं गया तो वह भूख से ही पास आउट हो जाएगा, लेकिन कैंग को लगता है कि दोनों ही हालात में उसका बचना मुश्किल है। तभी पप उसे खींचना शुरू कर देता है। यंग मैन वार्न करता है कि उसका मीट बहुत बदबूदार है और उसे खाने की सलाह नहीं देता। पप उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां से लाइट आ रही होती है। कैंग अपनी पीठ पर ब्राइटनेस फील करता है और उसे देखने का फैसला करता है। वह कॉम्पोजिशन उस होल जैसी होती है जिसमें वह गिरा था। उसकी सरप्राइज इतनी ज्यादा होती है कि पप भी डर जाता है। कैंग को लगता है कि शायद वह उसी से वापस जा सकता है, लेकिन वह अब भी थोड़ा एप्रीहेंसिव रहता है। पोर्टल नीचे की तरफ फेस करता है, इसलिए कोई गारंटी नहीं होती कि यह वापस जाने का रास्ता ही हो। यह हेल तक भी ले जा सकता है। वह पहले पीक लेने का सोचता है और पप की एस्टोनिशमेंट के बीच अपना सिर अंदर डाल देता है। छोटा डॉग उस सीन से फैसिनेटेड हो जाता है और खुद को रोक नहीं पाता। वह कैंग के पीछे बाइट कर लेता है, जिससे कैंग दर्द से चीख उठता है। शॉक की वजह से कैंग पोर्टल में गिर जाता है और गिरते हुए वह पप को कर्स करता है। छोटा डॉग बस उसे देखता रहता है, जैसे जैसे कैंग पोर्टल में और गहराई तक जाता है। कैंग अपनी आंखें बंद रखता है, यह सोचकर कि वह क्या देखने वाला है। डरते डरते वह आंखें खोलता है और आसपास देखता है। कैंग स्टोरेज रूम के बाहर जमीन पर बैठा होता है। वह वापस अर्थ पर लौट आया होता है। यंग मैन उस बिजार एडवेंचर से बच निकलता है और बहुत खुश होता है। सब कुछ होने के बावजूद वह उस छोटे एनिमल को थैंक नहीं कर पाता जिसने उसकी मदद की थी। वह आसमान की तरफ देखता है, खुश होता है, क्योंकि उसे पता है कि वह उस गुड डीड को कभी नहीं भूलेगा। उसी वक्त पप उसके पास ही होता है। नीचे देखने पर वह फाइनली उस छोटे क्रीचर को देखता है और अब जानना चाहता है कि वह भी यहाँ क्यों है। कमरे में आकर वह उसे देखता रहता है, ये सोचते हुए कि अब क्या करना चाहिए। वह उसे बात देता है जो थोड़ा केओटिक होता है। टेम्परेरी ही सही, वह उसे एक नाम देना चाहता है। वह बोर्ड पर कुछ नेम सजेस्टेंस लिखकर उसे दिखाता है। उस अनयूजुअल दिन के बाद दोनों बेड पर सो रहे होते हैं। दोनों के बीच की क्लोजनेस एक अनलकी फ्रेंडशिप बनने का इशारा करती है। सुबह
होती है और सूरज की पहली किरणें विंडो से अंदर आती हैं। कैंग अपने बेड पर स्ट्रेच करता है। फ्रेश फील करते हुए वह रियलाइज करता है कि उसने उम्मीद से ज्यादा अच्छा स्लीप किया है। वह पास रखी छोटी डॉल को देखता है और वंडर करता है कि आखिरी बार उसने इतनी अच्छी नींद कब ली थी। दूसरे रूम में वह अपने केनाइन कंपेनियन के लिए खाना प्रिपेयर करता है। वह डॉग फूड ऑफर करता है, यह सोचकर कि वुल्फ्स भी वही खाते होंगे, लेकिन पप बिना हेजिटेट किए उस मील को रिफ्यूज कर देता है। कैंग कैट्स के लिए बना फूड देता है, रैबिट्स वाला फूड भी देता है, लेकिन पप हर बार और ज्यादा स्ट्रांगली मना करता है। यंग मैन का पेशेंस खत्म होने लगता है और वह सोचता है कि पप को भूखा ही छोड़ दे। वह वहां से चला जाता है, यह सोचते हुए कि शायद वह खाने की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, उस छोटे बीइंग का ध्यान रखते हुए। कुकिंग के बाद टेबल पर वंडरफुल डिशेस सजी होती हैं। उसने इसमें काफी एफर्ट डाला होता है, भले ही वह टेस्ट नहीं कर पा रहा हो, लेकिन शायद इस बार कुछ फील कर पाए। कैंग सरप्राइज होता है क्योंकि राइस केक टेबल पर खाया जा रहा होता है जबकि वह उसका खाना नहीं होता। इसके बावजूद कैंग कुछ नोटिस करता है। पपी कन्वीनियंस स्टोर वाला खाना इग्नोर कर देता है। वह सैलड और प्रोसेस्ड मीट को भी हाथ नहीं लगाता। कैंग को हैरानी होती है क्योंकि वुल्फ होने के नाते उसे प्रोटीन खाना चाहिए था। कैंग इंट्रीग्ड हो जाता है और एक थ्योरी टेस्ट करना चाहता है। वह हाई क्वालिटी मीट से 2 स्टेक्स बनाता है। दोनों सेम तरीके से कुक्ड होती हैं, लेकिन सॉस अलग अलग होती है। एक में प्रोसेस्ड सॉस होता है और दूसरे में कैंग की खुद की रेसिपी होती है, जिसे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में अवार्ड मिल चुका होता है। अगर पपी क्वालिटी पहचान सकता है तो उसे सही डिश चुननी चाहिए। पहले वह इंडस्ट्रियल सॉस वाली डिश को स्मेल करता है, जो टेस्टी तो होती ही है। अगर इसके बाद भी वह कैंग की स्पेशल रेसिपी चुनता है तो यह पपी फर्स्ट रेट एपिक्यूरियन बनने की पोटेंशियल रखता है। पपी पहले जेनेरिक सॉस वाली रेसिपी खा लेता है, फिर वह कैंग की स्पेशल सॉस वाली डिश को स्निफ करता है। वह उसे पूरी वेरासिटी के साथ डिवावर कर जाता है। अब यंग मैन को पूरा यकीन हो जाता है कि पपी में पोटेंशियल है। पपी के फेस पर इमेंस प्लेजर का एक्सप्रेशन होता है। कैंग जानता था कि वह डिफरेंट है और अब रियलाइज होता है कि वह उसे कन्वेंशनल फूड नहीं दे सकता। वह खुशी से उस क्रीचर को देखता है जो उसकी होम मेड रेसिपी को अप्रिशिएट करना जानता है। काफी समय बाद इस बार खाना बनाना अच्छा लगता है और ये वर्थ इट फील होता है। यंग मैन बाहर वॉल्स पेंट कर रहा होता है। वह बहुत केयरफुली पेंट करता है, एक से ज्यादा कोट्स अप्लाई करता है, तभी कुछ उसकी अटेंशन पकड़ लेता है। उस कलर में कुछ रॉन्ग होता है। वह सोचता है कि शायद पेंट में ही प्रॉब्लम है, तभी कोई कहता है कि वह एक्सटीरियर वॉल पर इंटीरियर पेंट यूज कर रहा है। कैंग उस इंसान की तरफ देखता है जिसने ये कहा होता है। वह एल्डरली मैन आगे बोलता रहता है कि आजकल के यंग लोग पेंट्स तक पहचान नहीं पाते। कैंग को थोड़ा अनोयंस होता है कि वह ओल्ड मैन बिना इंट्रोड्यूस किए ही आ गया था। वह विलेज चीफ होता है और क्योंकि कैंग खुद इंट्रोड्यूस करने नहीं आया, इसलिए वह उससे बात करने चला आता है। वॉल को ऑब्जर्व करते हुए वह कहता है कि कैंग बहुत खराब पेंटर है। वह पूछता है कि क्या ये उसका फर्स्ट टाइम है। वह ये भी पूछता है कि क्या ये डॉग उसी का है। कैंग कंफर्म करता है और ऑलमोस्ट ये कहने ही वाला होता है कि वह वुल्फ है। ओल्ड मैन कैंग से कहता है कि वह पेंटिंग रोक दे क्योंकि वह उसके लिए किसी और को ढूंढ देगा। कैंग कहता है कि वह खुद ही करेगा। एल्डर आर्ग्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन यंग मैन पूरी तरह डिटरमिन्ड होता है। ओल्ड मैन फिर भी किसी को ढूंढने की जिद करता है। इसी बीच वह पपी को पेट करने की कोशिश करता है, लेकिन पपी जितना हो सके कांटेक्ट से बचता रहता है। कैंग को सीनियर की परसिस्टेंस काफी अनोइंग लगती है। पास में सिकाटा लगातार चर्प कर रही होती है। ओल्ड मैन अपनी कंस्ट्रक्शन स्टोर वाली कैप के साथ पास आता है। वह विलेज के एक यंग मैन को इंट्रोड्यूस करता है जिसे पेंटिंग का एक्सपीरियंस है, भले ही वह देखने में ऐसा ना लगे। उसका नाम जुंग मिन्हो होता है। कैंग उनसे ग्रीट करता है और उसे सरप्राइज होता है कि माना करने के बावजूद वह सच में किसी को ले आया। यंग मैन कहता है कि पहले सरफेस को सैंड करना पड़ेगा। ओल्ड मैन पहले से प्रिपेयर्ड होता है और अपने साथ सैंड पेपर लाया होता है। वे तुरंत काम शुरू कर देते हैं और कैंग वंडर करता है कि वे इतने डेडिकेटेड क्यों हैं जबकि ये उनका घर भी नहीं है। ओल्ड मैन को पता चलता है कि ये जगह रेस्टोरेंट बनने वाली है। कैंग कंफर्म करता है और कहता है कि स्पेशलिटी इटालियन क्विजीन होगी। ओल्ड मैन उसे दोबारा बोलने को कहता है, जिस पर कैंग कहता है कि यह वेस्टर्न क्विजीन है। यह सुनकर दूसरे यंग मैन का अटेंशन कैच होता है। वह कैंग से एक सवाल पूछना चाहता है। माउथ वाटरिंग हालत में वह पूछता है कि क्या वहां पर्क चॉप्स मिलेंगी। अब लिविंग रूम की टेबल पर बैठे हुए पेंटर बताता है कि उसकी वाइफ को पोर्क चॉप डिशेस बहुत पसंद है। जिस रेस्टोरेंट में वे हमेशा जाते थे वह बंद हो गया है। वह प्रेग्नेंट है, इसलिए वे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। उसने खुद बनाने की कोशिश की थी, लेकिन टेस्ट वैसा नहीं आ पाया। वह कहता है कि अगर कैंग उन्हें सर्व न भी करे तो ठीक है, वह बस ऐसे ही मेंशन कर रहा था। लेकिन कैंग सोचता है कि मेन्यू में न होने के बावजूद पोर्क चॉप्स बनाना इजी है। प्रॉब्लम यह है कि कस्टमर्स को ऐसा खाना ऑफर करना जिसे वह खुद टेस्ट नहीं कर सकता। यह उसे पूरी तरह absurd
absurd लगता है। वह सोचता है कि शायद उसे रेस्तरां खोलना ही नहीं चाहिए, शायद उसे कुकिंग भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी उसकी नज़र पपी पर पड़ती है। पपी खुशी से स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसने बहुत अच्छा खाया था। कैंग उसे देखता है और उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वह उठता है और एक्साइटमेंट में टेबल पर हाथ मारता है और कहता है कि वह पोर्क चॉप्स बना सकता है। वह पेंटर से कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वह उसकी मदद करेगा उस फ्लेवर को याद करने में जिसे वह ढूंढ रहा है। कैंग किचन में होता है, पेंटर द्वारा बताए गए रेसिपी डिस्क्रिप्शन को सुनकर उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि टोमेटोज यूज करे या नहीं। रेसिपी की स्वीटनेस टोमेटोज से आती है लेकिन एक्सट्रैक्ट से नहीं। इस रेसिपी में केचप यूज होना चाहिए। अब उसके पास सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वह अपने असिस्टेंट राइस केक को बुलाता है जो अपने इंपॉर्टेंट टास्क के लिए रेडी होता है। मोटिवेटेड होकर वह लिटिल डॉग से कहता है कि वह उससे पहले टायर्ड ना हो जाए। कैंग ऑनियन को उस स्किल से चॉप करता है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। सारे मेन इंग्रेडिएंट्स काउंटर पर सही तरीके से सेट होते हैं। स्टेक गरम ऑयल में फ्राई होता है और रेसिपी की सटल अरोमा बाहर आने लगती है। राइस केक अपनी टेल लगातार वैग करता रहता है क्योंकि उसे स्मेल डिलिशियस लगती है। कैंग नोटिस करता है कि टेल पहले से कम वैग कर रही है। शायद उसने रेसिपी में स्वीट एंड सावर एस्पेक्ट ज्यादा कर दिया है। वह सेम रेसिपी की और प्लेट सर्व करता है और अब असिस्टेंट से उसका पार्ट निभाने को कहता है। टेल अब भी वैसी वैग नहीं करती जैसी वह देखना चाहता है। कैंग रेसिपी को और रिफाइन करने का फैसला करता है। टेस्ट की सेंस खोने के बाद कुकिंग उसके लिए एंजॉयबल नहीं रही थी। राइस केक का बेली अब स्वोलन हो चुका होता है। कैंग खुद टेस्ट नहीं कर सकता था लेकिन अब उसके पास एक तरीका होता है। कैंग इंथुजियाज्म के साथ कुक करता है क्योंकि उसे डिशेस बनाने का प्लेजर वापस मिल चुका होता है। तभी हाउस के बाहर एक कार पार्क होती है। पेंटर अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या उसकी मॉर्निंग सिकनेस ठीक हो गई है। वह कहती है कि वह ठीक है और उसने सुना है कि विलेज में एक नया रेस्तरां खुला है और वह वहां जाने का इंतजार नहीं कर पा रही। एक्सपेक्टेंट मदर बताती है कि काफी टाइम हो गया है जब उसने आखिरी बार पोर्क चॉप्स खाए थे और वह थोड़ी एंशियस है, इसलिए कैंग वही बनाता है। वह उसे वही डिश सर्व करता है जिसकी उसने रिक्वेस्ट की थी। वुमन प्लेट को एन्चांटेड होकर देखती है क्योंकि उससे निकलती अरोमा बहुत प्लेजेंट लगती है। वह नाइफ से मीट कट करती है और टेंडरनेस फील करती है। वह कामली एक पीस अपने मुंह में रखती है। पेंटर एंजाइटी के साथ देखता है और अपनी वाइफ से पूछता है कि उसे कैसा लगा। वह थोड़ी देर पॉज करती है और कहती है कि पुराने रेस्टोरेंट की रेसिपी बहुत अच्छी थी लेकिन जो वह अभी खा रही है वह बिल्कुल इनकम्पेरेबल है। सॉस का फ्लेवर काफी सिमिलर है लेकिन मीट ज्यादा जूसी और क्रिस्पी है। उसने इतनी अच्छी तरह एग्जीक्यूटेड रेसिपी पहले कभी टेस्ट नहीं की थी। वुमन इतनी खुश होती है कि वह अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या उसे उनकी फर्स्ट डेट याद है। उन्होंने वही डिश खाई थी और खाने की जगह वह उसे बार बार चोरी चोरी देखता रहता था। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे और वह इवन वरी करने लगी थी। पेंटर ये सुनकर थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता है। उसके बाद से वह पोर्क चॉप्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली खाने लगी थी। डेट से पहले उसे वे पसंद भी नहीं थे। शायद रेसिपी के फ्लेवर से ज्यादा वो उस प्लेजेंट मेमोरी को एंजॉय कर रही होती है। कैंग उस एक्सपीरियंस से फुलफिल्ड फील करता है जो उसने उस कपल को दिया। वह डिस्क्रीटली पीछे खड़े राइस केक को देखता है। उसका छोटा सा बेली स्वोलन होता है और कैंग सोचता है कि उसने आज उसे ज्यादा खिला दिया। वह क्वाइटली अपने कंपेनियन से कहता है कि उसने अच्छा काम किया है, जिसके जवाब में वह बार्क करता है। अब कुक अपने नोट्स पर झुका होता है, डीप थॉट में डूबा हुआ। उसने ग्रैंड ओपनिंग से पहले ही एक कस्टमर सर्व कर लिया होता है। उसे खुद को सिर्फ इटालियन क्विजीन तक लिमिट करने की जरूरत नहीं है। वह कस्टमर्स की पसंद के हिसाब से मेन्यू कंपोज कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट पर पहले से प्लेसेस हैं लेकिन वे एक्सपेंसिव होते हैं और सिर्फ रिजर्वेशन पर काम करते हैं। कैंग सोचता है कि वह इस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन निकाल लेगा। अपने एग्जॉस्टेड लिटिल फ्रेंड को देखकर उसे रियलाइज होता है कि उसे उसके लिए कुछ करना चाहिए। वह वंडर करता है कि कहीं राइस केक केनाइन डिप्रेशन से तो नहीं गुजर रहा। वह उसे रोज वॉक पर ले जाता है। वह पूछता है कि क्या उसे वह फॉरेस्ट मिस हो रहा है जहां वह रहता था। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था और शायद उसे राइस केक को उसके ओरिजिनल होम वापस छोड़ देना चाहिए। उसके टॉयज को देखकर उसे रियलाइज होता है कि अगर वह चला गया तो घर बहुत एम्प्टी लगने लगेगा। वह कहता है कि वह उसे वापस ले जाएगा लेकिन उस जगह की मेमोरीज थोड़ी टेरिफाइंग है। सिर्फ वहां अकेले वापस जाने का इमेजिनेशन ही उसकी स्पाइन में चिल्स दौड़ा देता है। वह हैंडल नहीं कर पाएगा इसलिए वह उस बारे में सोचना बंद कर देता है। तभी वह नोटिस करता है कि राइस केक
उसे देख रहा है। राइस केक अपना सबसे लीथल वेपन यूज करता है, क्यूट फेस। कैंग कहता है कि वह इसमें फंसने वाला नहीं है और उसे कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जल्द ही दोनों वापस उस मिस्टीरियस फॉरेस्ट में होते हैं। एप्रीहेंसिव होकर वह राइस केक से क्वाइट रहने को कहता है। कैंग नहीं जानता कि वह इस जगह वापस क्यों आया, लेकिन इस बार जल्दी हो जाएगा। वह कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। उसी दौरान एक ट्रेम्बलिंग रैबिट दूर से उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। वे चलते रहते हैं और कैंग वंडर करता है कि यह जगह आखिर है क्या। ये कार्टून्स में दिखने वाली ऑल्टरनेट डायमेंशन जैसी लगती है। आगे से आने वाली एक नॉइस उसकी अटेंशन पकड़ती है और कैंग उस तरफ बढ़ता है। अपने सामने की ब्रांचेस को हटाते हुए वह सोचता है कि क्या वह पानी देख रहा है। सामने का सीन देखकर कैंग ऑब में चला जाता है। होराइजन लाइन मैजेस्टिक होती है और उसके सामने एक इमेंस लेक फैली होती है। कैंग उस ब्यूटी को देखता रह जाता है, पूरी तरह इम्प्रेस्ड होकर। अब कैंग राइस केक को समझ चुका होता है। अगर वह भी ऐसी जगह रहता तो उसे भी अपना होम में सेस होता। राइस केक लेक के एज पर बैठा पेबल्स से खेल रहा होता है। कैंग उसके पास आता है और कहता है कि उसके पास अपने फ्रेंड के लिए एक गिफ्ट है जो वह जाने से पहले देगा। राइस केक ने पोक चॉप रेसिपी को रिफाइन करने में उसकी मदद की थी, जिस पर वह लेक के पास एक छोटा सा ग्रिल सेट करता है और अपने लिटिल फ्रेंड को टॉप क्वालिटी मीट खिलाने वाला होता है। इंग्रेडिएंट्स को देखते ही राइस केक खुद को बेयरली कंट्रोल कर पाता है। उसके मुंह से सलाइवा फाउंटेन की तरह गिर रही होती है। कैंग हॉट पैन पर बटर का एक पीस स्लाइड करता है। फिर वह ध्यान से एक स्टेक उठाता है। इसके बाद वह सॉल्ट और पेपर से सीजनिंग शुरू करता है। कुछ ही देर में स्टेक्स परफेक्टली प्रिपेयर हो जाती हैं और उन्हें एक डीप डिश में रखा जाता है। राइस केक की टेल अनकंट्रोलेबली वैग करने लगती है। कैंग अपने फ्रेंड की एक्साइटमेंट ऑब्जर्व करता है और मजाक में कहता है कि अगर ऐसे ही वैग करता रहा तो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ जाएगा। फिर कुक अपनी नजर होराइजन की तरफ घुमाता है और उस जगह की ब्यूटी को एडमायर करता है। अपने साथ लाए ग्रिल को देखते हुए वह थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव हो जाता है। उसे लगता है कि वह कुछ भूल रहा है। इसी बीच राइस केक खुशी खुशी खाना खाता रहता है। कैंग एक बियर की कैन उठाता है। ऐसा व्यू होने पर ड्रिंक स्किप करना पॉसिबल नहीं होता। वह बियर के कुछ सिप्स लेता है। थोड़ी ही देर में उसके चेहरे पर इमेंस कंटेंटमेंट दिखने लगता है। वह उस वक्त बियर का टेस्ट भी नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन उसे याद आता है कि अल्कोहल टेस्ट के लिए नहीं पी जाती और यह बात बिल्कुल सही लगती है। वह शांति से लैंडस्केप ऑब्जर्व करता रहता है। तभी अचानक एक ब्लेड उसकी गर्दन के पास आ जाती है, जिससे वह चौंक जाता है। ब्लेड पकड़े हुए आदमी कहता है कि कैंग यहाँ का नहीं लगता और उसके पास ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखे। वह डिमांड करता है कि वह बताए कि वह कौन है। कैंग बुरी तरह डर जाता है क्योंकि एक रियल सोर्ड उसकी गर्दन के बहुत करीब होती है। आदमी फिर पूछता है कि क्या वह कोई विजर्ड है या बाहर से आया स्काउट, और फिर से पूछता है कि यह डरा हुआ स्ट्रेंजर आखिर है कौन। आर्म्ड मैन का पेशेंस खत्म हो रहा होता है। कैंग पसीने से पूरी तरह भीगने लगता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे लगता है उसके कपड़े पहले से ज्यादा हैवी हो गए हैं। सोर्ड उसकी गर्दन पर प्रेस होती है। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, नाइटमेयर्स में भी नहीं, कि कभी उसकी गर्दन पर सोर्ड रखी जाएगी। वह कहता है कि वह एक कुक है। आदमी पलटकर जवाब देता है और कैंग इंसिस्ट करता है कि वह सच में सिर्फ कुक है, कोई सस्पिशियस इंसान नहीं। आदमी पूछता है कि कुक वहां क्या कर रहा है, जिस पर कैंग कहता है कि वह बस सीनरी एडमायर कर रहा है। डेमोनिक पीस्ट्स वाले फॉरेस्ट में सीनरी एडमायर करना सस्पिशियस लगता है। आदमी कहते हुए सोर्ड और पास ले आता है। वह कैंग को थ्रेटन करता है कि सच बताए, क्योंकि उसे लगता है कि उससे झूठ बोला जा रहा है। तभी अपनी आंख के कोने से वह एक छोटे क्रीचर को शांति से बैठा देखता है। वह व्हाइट वुल्फ इतनी स्पेशल होती है कि ऐसी जगह पर होना अजीब लगता है। कैंग डर के आगे टूट चुका होता है और कहता है कि वह आदमी को जितना पैसा चाहिए दे देगा, भले ही वहां की करेंसी अलग हो। अगर उसने उसे जिंदा छोड़ दिया तो वह कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा। लेकिन उसके पूरा बोलने से पहले ही आदमी सोर्ड हटा लेता है। अब वह आदमी अपोलोजाइज करता है और कहता है कि यह जगह ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है, और स्ट्रेंजर को देखकर उसने थोड़ा हार्श रिएक्ट कर दिया। वह खुद को रैंडोल्फ इंट्रोड्यूस करता है, जो लोअर टेरिटरी का नाइट होता है। फिर वह कैंग का नाम पूछता है। कुक अपना नाम कैंग बताता है, लेकिन वह स्ट्रेंजर के अचानक बदले बिहेवियर से इंट्रीग्ड होता है। कैंग के साथ मौजूद व्हाइट वुल्फ, जो सिर्फ लेजेंड्स में दिखाई देती है, यह प्रूफ होती है कि वह कोई बैड पर्सन नहीं है। रैंडोल्फ नोटिस करता है कि कैंग इस बात से कंफ्यूज्ड है और समझ जाता है कि वह नाइट की बात नहीं समझा। व्हाइट वुल्व्स में एंशिएंट गॉड्स का ब्लड होता है। कहा जाता है कि वे वुल्फ गॉड के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स होते हैं। इस गॉड की आंखें गुड और इविल में फर्क कर सकती हैं और उसमें ग्रेट विजडम होती है। माना जाता है कि व्हाइट वुल्व्स में भी वही एबिलिटी होती है, और ऐसी वुल्फ का कैंग के साथ होना यह दिखाता
है कि वह गॉड के डिसेंडेंट के साथ है। इससे राइस केक का बिहेवियर एक्सप्लेन हो जाता है। उसकी सारी अनयूजुअल हरकतें अब सेंस बनाने लगती हैं। नाइट कैंग को डीप थॉट में देखता है और कहता है कि वह नहीं जानता कैंग क्या सोच रहा है, लेकिन जो वह सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। वह पूछता है कि क्या कैंग ने वहां खाना खाया है, क्योंकि ऐसे व्यू के साथ खाया गया फूड स्पेशल फ्लेवर देता है। फिर वह मीट के बारे में पूछता है। कैंग बताता है कि वह स्टेक है और पूछता है कि क्या वह ट्राई करना चाहेगा। नाइट कहता है कि उसे मना करना चाहिए क्योंकि वह पहले ही खा चुका है, लेकिन सच ये होता है कि उसने काफी टाइम से खाना नहीं खाया था। उसे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करनी थी, लेकिन इतनी फ्रेश स्टेक की अरोमा को रेजिस्ट करना मुश्किल होता है। नाइट कहता है कि वह बस एक पीस लेगा, लेकिन कैंग नोटिस करता है कि उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन है जो राइस केक के खाने से पहले होता है। वह स्टेक टेस्ट करता है और बस वही मोमेंट सब बदल देता है। मीट परफेक्टली सक्यूलेंट और टेंडर होती है, जैसे मुंह में पिघल रही हो। इतनी क्वालिटी का मीट मिलना आसान नहीं होता। नाइट कैंग के हाथ में पकड़ी कैन को देखता है और पूछता है कि वह क्या है। कैंग कहता है कि वह अल्कोहल है। नाइट चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी के साथ इंट्रीग्ड हो जाता है। वह पूछता है कि क्या ये कुकी लैंड से आई है, क्योंकि कंटेनर का शेप उसने पहले कभी नहीं देखा। वो इमेजिन करता है कि इसका टेस्ट भी मीट जितना स्पेशल होगा। जब कैंग पूछता है कि क्या वह ट्राई करना चाहेगा, तो नाइट कहता है कि वह सिर्फ क्यूरियस था, लेकिन जैसे ही कैंग कैन उसके हाथ में देता है वह मना नहीं कर पाता। कैंग उसकी स्ट्रेंथ से इम्प्रेस्ड होता है और कहता है कि वह उसे नई कैन देगा, क्योंकि वह इससे पहले पी चुका है। नाइट कहता है कि यह कोई आर्टिफैक्ट नहीं है, लेकिन इक्वली इंटरेस्टिंग है। वह कैन पीता है और कैंग उसे देखता रहता है। नाइट टेस्ट पहचान लेता है। वह बियर होती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि फ्लेवर इतना क्लियर और क्लीन होगा। ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ मिनट पहले वह कैंग को थ्रेटन कर रहा था। अब वह किसी नए एरिया में आए फॉरेनर जैसा लग रहा होता है। नाइट कहता है कि वह बिना रीपे किए नहीं जा सकता और कैंग से कहता है कि अगर वह कभी सिटी आए तो उसे ढूंढे। बस इतना कहना होगा कि वह नाइट्स के कैप्टन से मिलना चाहता है। कैंग उसके रैंक से इम्प्रेस्ड होता है, क्योंकि वह लीडर जैसा नहीं लगता। नाइट नोटिस करता है कि रैंक जानने के बाद भी कैंग सरप्राइज्ड नहीं है। यह कोई ऑर्डिनरी कुक नहीं है। वह कैंग से फॉरेस्ट में केयरफुल रहने को कहता है, लेकिन व्हाइट वुल्फ के साथ होने की वजह से वह सेफ रहेगा। पेट्रोल पर जाते हुए वह फेयरवेल कहता है। इसी बीच राइस केक अपने फ्रेंड से और फूड मांगता है। चलते हुए नाइट सोचता है कि वे फिर मिलेंगे, लेकिन कैंग चाहता है कि वह इतनी जल्दी न जाए। कैंग थोड़ा कंसर्न्ड होता है क्योंकि नाइट पेट्रोल पर होते हुए भी ड्रिंक कर रहा था। लगता है उस जगह ड्रिंकिंग और वर्किंग साथ में एक्सेप्टेबल है। राइस केक और ज्यादा खाने की जिद करता रहता है। चूंकि वह लास्ट पोर्शन होती है, उसका फ्रेंड उसे पूरा खा सकता है। कैंग खुशी से देखता है कि छोटा एनिमल कितनी ईगरनेस से खा रहा है। उसकी वजह से कैंग के दिन बहुत हैप्पी और प्लेजेंट रहे हैं, और अब जब उसे वहीं छोड़ना है तो उसके दिल में सैडनेस बढ़ने लगती है। टाइम भले ही कम था, लेकिन कैंग ग्रेटफुल होता है। उसकी वजह से पोर्क चॉप रेसिपी परफेक्ट हो पाई। उसे नहीं पता कि वह फिर मिलेगा या नहीं, लेकिन वह राइस केक से केयरफुल रहने की विश करता है। कैंग वहां से निकलता है और राइस केक खाना जारी रखता है। कैंग एग्जिट की तरफ टिमिड स्टेप्स लेता है। वह आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि राइस केक अब भी वैसे ही खा रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि वे लोग बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हों। कैंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर भी उसे लगा था कि राइस केक उससे थोड़ा ज्यादा अटैच्ड होगा, लेकिन कैंग की नजरों में अब राइस केक नहीं होता, सिर्फ उसका खाली बोल दिख रहा होता है। वह इधर उधर देखता है, यह सोचते हुए कि पप शायद अपने रास्ते चला गया होगा। कैंग वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन राइस केक पहले से ही उसके बैकपैक से लटका होता है, उसके साथ चलने के लिए रेडी। कैंग उसे बैकपैक से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे टाइटली पकड़े रहता है। दोनों थोड़ी देर रेसलिंग करते हैं। कैंग जानना चाहता है कि इस बिहेवियर की वजह क्या है। पप को आखिर हुआ क्या है। छोटा वुल्फ अपने फ्रेंड की उंगलियां लिक करने लगता है। कैंग कहता है कि वह उसकी जगह थी और राइस केक को कैंग की लैंड में वापस नहीं आना चाहिए था, भले ही उसने कहा था कि राइस केक अब भी अपने फ्रेंड के साथ वापस जाना चाहता है। राइस केक खुशी खुशी बाक करता है, जैसे वह सच में उसके साथ जाना चाहता हो। कैंग पूछता है कि क्या वह उसके साथ लौटना चाहता है। इसके बाद वह हल्की सी स्माइल करता है, क्योंकि अंदर से वह खुश होता है। वह उसे उठा लेता है और कहता है कि पहली बार तो उसके पास कोई चॉइस नहीं थी और उसे उसके साथ रहना पड़ा था, लेकिन अब लगता है कि राइस केक को कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसेज के बाहर वेजिटेशन छोटी होती है और कुछ बिल्डिंग्स नजर आते हैं। कैंग रियलाइज करता है कि राइस केक के साथ उसे उस डायमेंशन में टाइम पर वापस जाना पड़ेगा, वरना
वरना उसका लिटिल फ्रेंड स्ट्रेस्ड हो सकता है। लेकिन वह सोचता है कि ये मैनेज हो सकता है और इसमें काफी फन भी होगा। स्ट्रीट पे लोगों को देखकर कैंग वंडर करता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये काफी अनयूजुअल होता है। इससे भी बुरा है कि सारी जगहों को छोड़कर वे सब उसके घर के सामने ही इकट्ठा होते हैं। विलेज चीफ उसे पहचान लेता है और कहता है कि आखिरकार वह आ गया। कैंग पूछता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं। एल्डर जवाब देता है कि वे बैंकेट कर रहे हैं और पूछता है कि क्या यंग मैन ने इसके बारे में कुछ नहीं सुना। कैंग कहता है कि नहीं और सोचता है कि अगर उसने सुना भी होता तो शायद वह आता ही नहीं। तभी एक लोकल एल्डर को बताता है कि बैनर डिलीवर हो गया है। ओल्ड मैन कहता है कि यह बिल्कुल सही टाइम पर आया है। कैंग जाने की कोशिश करता है लेकिन एल्डर कहता है कि वह जितना चाहे यहाँ रह सकता है। असल में यह पार्टी उसी के वेलकम के लिए होती है और बैनर पर भी यही लिखा होता है। कैंग पीछे मुड़कर देखता है, अपनी सरप्राइज छुपा नहीं पाता, लेकिन ये फीलिंग पूरी तरह फ्रेंडली नहीं होती। कैंग अब थोड़ा सैड हो जाता है। सेलिब्रेशन उसके कुछ विलेज नेबर्स के साथ चलती रहती है। लोग खुशी खुशी बातें करते हैं और उनके बीच कैमराडरी जेन्युइनली सिंसियर होती है। लेकिन कैंग इस अनप्लान्ड सोशल इंटरेक्शन से पहले ही एक्सॉस्टेड हो चुका होता है। एल्डर्स कहते हैं कि उन्होंने सुना है वह एक ग्रेट कुक है, लंबा और हैंडसम भी है। इन सब के बावजूद कैंग बस वहां से निकलना चाहता है। प्रेग्नेंट वुमन एल्डर्स से कहती है कि ज्यादा एक्साइटेड न हो क्योंकि कुक बहुत टायर्ड लग रहा है। कैंग उससे पूछता है कि क्या वे हर नए इंसान के आने पर ऐसा करते हैं। वह एक्सप्लेन करती है कि वे कोशिश करते हैं क्योंकि विलेज बहुत छोटा है। वे अच्छे मोमेंट्स सेलिब्रेट करना चाहते हैं और साथ रहना चाहते हैं। हालांकि बाहर से देखने पर यह एल्डर्स के ज्यादा ड्रिंक करने का एक्सक्यूज लग सकता है। एल्डर उसकी बात से एग्री करता है और कहता है कि शेयरिंग ही केयरिंग है और इसी तरह लोग एक दूसरे को रियल में जानते हैं। वह कैंग को सजेस्ट करता है कि अगर वह सच में रेस्टोरेंट खोल रहा है तो वह इस मौके का यूज प्रमोशन के लिए कर सकता है। तब कंग को रियलाइजेशन होती है। लगता है ये पार्टी उसके नए बिजनेस को हेल्प करने के लिए भी है। कंग शायद पूरी तरह इस पर बिलीव कर लेता अगर एल्डर के पास इतने सारे बियर बॉटल कैप्स ना होते। एल्डर स्पिरिट्स पीने के लिए रेडी होता है लेकिन उसकी बात गलत भी नहीं होती। कैंग को इस अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए। वह विलेजर्स को आपस में इंटरेक्ट करते हुए ऑब्जर्व करता है। ओल्डर लोग कैजुअली एवरीडे मैटर्स पर बात कर रहे होते हैं। कैंग एक कोने से चुपचाप उन्हें देखता है। ड्रिंक की सिप लेते हुए वह कंक्लूड करता है कि यह सब इतना बुरा भी नहीं है। राइस केक की एब्सेंस नोटिस करके वह उसे ढूंढने लगता है और देखता है कि कोई पहले से ही उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। पप नॉन स्टॉप खा रहा होता है और लोग जानना चाहते हैं कि वह किसका है। एक हाथ उसे पेट करने की कोशिश करता है लेकिन पप सुपीरियर इंस्टिंक्ट के साथ डॉज कर जाता है। कोई और उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वह भी फेल हो जाता है। कितने भी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करें, राइस केक आसानी से उनसे बच निकलता है। एल्डर्स को ऐसा फील होता है जैसे वह डॉग पहले से जानता हो कि वे क्या करने वाले हैं। तभी एक वुमन अनाउंस करती है कि लॉइन स्टेक रेडी है और राइस केक तुरंत उसे झपट लेता है। वह फेस्टिवल के बीच से तेजी से गुजरता है और जितनी स्टेक्स उसकी रीच में आती हैं सब खा जाता है। उस छोटे क्रीचर से कुछ भी नहीं बच पाता। यह हंगामा देखकर पेंटर पूछता है कि क्या वह डॉग कैंग का है। एम्बैरेस्ड होकर कैंग कहता है कि वह उसे नहीं जानता। अब कैंग चाहता है कि काश वह उसे वहीं छोड़ आता। सारी प्लेजेंट मेमोरीज गायब हो जाती हैं। साइड में देखते हुए कंग नोटिस करता है कि गांव के सारे एडल्ट्स के बीच एक बच्चा भी है। वह बॉय बोर्ड लगता है। कंग ने इमेजिन नहीं किया था कि वहां कोई चाइल्ड भी होगा। वह विजिबल सड होता है, शायद इसलिए क्योंकि वह वहां अकेला बच्चा होता है। ऐसा लगता है उसकी ग्रैंडमदर उसके पास कुछ लेकर आ रही है। वह उससे कुछ कहती है और उसे कुछ देती है लेकिन बॉय रूडली रिएक्ट करता है और वह चीज जमीन पर फेंक देता है। कैंग उस बॉय की स्टबर्ननेस देखकर चौंक जाता है। ग्रैंडमदर सानू नाम लेकर उसे पुकारती है। जब वह भाग जाता है विलेज चीफ पूछता है कि क्या सब ठीक है, क्योंकि वह नॉर्मली अच्छा बच्चा होता है। ग्रैंडमदर बताती है कि वह कल स्कूल से लौटने के बाद से ऐसा ही है। उसके फ्रेंड ने सैंडविच खाने की प्रैगिंग की थी और उसी वजह से वह तंत्रम कर रहा है। ग्रैंडमदर ने उसे कन्वीनियंस स्टोर से हैमबर्गर लाकर दिया था लेकिन बॉय खुश नहीं हुआ। कांग वंडर करता है कि शायद वह बॉय रियल हैमबर्गर चाहता है। एक लोकल पूछता है कि क्या वे कल विलेज लौटते वक्त एक ले आए। चीफ कहता है कि यह ग्रेट होगा। कोई और कहता है कि वे यहाँ नहीं मिलते, सिर्फ बड़े चेन स्टोर पर मिलते हैं। एल्डर्स उस नाम को जगह से जोड़ नहीं पाते और सोचते हैं कि शायद डिस्नी की बात हो रही है। चीफ कहता है कि कोई बात नहीं, अगर खरीद नहीं सकते तो खुद बना लेंगे। लेकिन ग्रैंडमदर कहती है कि उसे रेसिपी नहीं पता। तभी एल्डर खुशी खुशी कैंग की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अब उनके पास कैपिटल से आया शेफ है। वो कहता है कि कैंग इन चीजों के बारे में सच में जानता है और ये बात सच भी होती है। चीफ माफी मांगते हुए कहता है कि पूछने के लिए सॉरी, लेकिन इस टाउन में उनके पास बस कैंग ही है। वह यह भी कहता है कि बर्गर बिल्कुल वैसा होना जरूरी नहीं है जैसा बॉय चाहता है।
बॉय शायद बर्गर से ज्यादा जेलस है क्योंकि उसके फ्रेंड का फैमिली के साथ बाहर खाना हुआ था। बॉय की मदर हॉस्पिटल में रहती है क्योंकि वह बहुत बीमार है और फादर अब्रॉड काम करता है। लिटिल बॉय बस अकेला है, वह सैड और लोनली है, इसलिए उसे सेम टेस्ट की जरूरत नहीं है। कैंग आखिरकार बॉय की सिचुएशन समझ जाता है। एल्डर कहता है कि वह विलेज का अकेला बच्चा है, इसलिए सबको उसका ख्याल रखना चाहिए, और अब वह कैंग से भी यही एक्सपेक्ट करता है। कुक ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि बॉय की ऐसी कंडीशन होगी। लगता है विलेज चीफ वहां सबकी सिचुएशन जानता है। वह कैंग के बारे में भी ऐसा ही सोचता अगर उसके आसपास इतनी बियर बॉटल्स न लटकी होती। आखिरकार रात हो जाती है और फायरफ्लाई शाम को रोशन कर देती हैं। अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और किम ने यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सचेंज प्रोग्राम किया था। बर्गर बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। वह कभी उस रेस्तरां एमसीडी में नहीं गया था, लेकिन लगता है सब इमेजिन करते हैं कि कैपिटल से आने की वजह से वह वहां गया होगा और अब उसे यह करना ही पड़ेगा। बोलिनियो पहले से ही इम्पेशेंट होता है और खाना चाहता है। सेलिब्रेशन में सारा मीट कोई खा चुका होता है, इसलिए लोगों को सिर्फ साइड डिशेस खाने पड़ते हैं। तो कैंग जो करने वाला होता है वह सबसे कम भी रिट्रीब्यूशन होता है जो वह ऑफर कर सकता है। बोलिनियो क्यूट बनने की कोशिश करता है, लेकिन कैंग कहता है कि यह काम नहीं करेगा और आज उसे और खाना नहीं मिलेगा। बोलिनियो ये छुपा नहीं पाता कि उस बात से वह कंप्लीटली डेवस्टेटेड हो गया है, लेकिन कैंग को फिर भी अपने केनाइन फ्रेंड की जरूरत पड़ती है ताकि वह बनने वाले खाने को थोड़ा टेस्ट कर सके। एक डिलिशियस और वेल प्रिपेयर्ड बर्गर अब प्लेट में रखा होता है। कैंग ने इसे सिर्फ उस सैंडविच की पिक्चर देखकर बनाया होता है और वह नोटिस करता है कि बोलिनियो की टेल उतनी जोर से वैग नहीं कर रही। कैंग को याद आता है कि जब वह स्टूडेंट था तब उसने कई सैंडविचेस खाए थे। वह यूनाइटेड स्टेट्स आया था कुकिंग के लिए जबरदस्त पैशन लेकर। अब सोचने पर उसे लगता है कि इस कंक्लूजन तक पहुंचना थोड़ा फूलिश है, लेकिन लाइफ में किसी और चीज के लिए उसे कभी वैसा पैशन महसूस नहीं हुआ। कुकिंग ही उसके एग्जिस्टेंस की वजह है। कैंग सोचता है कि जिस इंसान के साथ वह पहले था वह आज उसे देखकर क्या सोचता, वह हर चीज के बारे में क्या सोचता। कैंग इस बात से इंट्रीग्ड हो जाता है कि उसे वही एग्जैक्ट सैंडविच बनाने की जरूरत नहीं है। वह अपने लिटिल फ्रेंड से पूछता है कि क्या वह और खा सकता है, जिसके जवाब में बोलिनियो कॉन्फिडेंटली कहता है कि हाँ, और उसे एनीवे कुक करने को कहता है। कैंग कहता है कि वह ऐसे काम नहीं करता। वह अपना शेफ वाला हैट फर्मली पहन लेता है। कुकिंग में वह कभी मजाक नहीं करता। हर रेसिपी सीरियस होती है और एक्सेलेंस के साथ बनाई जाती है। विलेज में एक ब्यूटीफुल दिन शुरू होता है। बर्गर का मीट फ्राई हो रहा होता है और ऊपर चीज मेल्ट हो रही होती है। कॉन्डिमेंट्स और इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन परफेक्ट हार्मनी में चल रहा होता है। कैंग अपनी रेसिपी को प्रेजेंट करने की फाइनल प्रिपरेशंस कर रहा होता है। टेबल पर एक छोटा सा बॉय बैठा होता है, पैशनेटली वेट करते हुए, लेकिन एंथुसियाज्म कम होती है। उसके साथ पेंटर, उसकी वाइफ और उसकी ग्रैंड मदर भी होती है। पेंटर कहता है कि कांग एक एक्सीलेंट कुक है। वो बॉय से पूछता है कि क्या वो फाइनली बर्गर खाने के लिए खुश नहीं है। कैंग सामने आता है और कस्टमर्स को वेट करने के लिए थैंक्स कहता है। सैंडविच अब बॉय का पूरा अटेंशन कैप्चर कर लेता है। कैंग वही लाता है जो बॉय ने मांगा था। सैंडविच की प्रेजेंटेशन मैग्निफिसेंट होती है, उसकी अपीयरेंस में कोई कमी नहीं होती। फिर कैंग बॉय से ट्राई करने को कहता है, जो अब भी इंप्रेस्ड होकर उसे देख रहा होता है। बॉय सैंडविच को लिप्स तक ले जाता है। फाइनली वह लॉन्ग अवेटेड रेसिपी का पहला बाइट लेता है। बॉय का माइंड कहीं और चला जाता है और उसकी आंखें स्पार्कल करने लगती हैं। यही एक जेन्युइनली अमेरिकन बर्गर का टेस्ट होता है। ये कन्वीनियंस स्टोर वाले सैंडविच से बहुत बेटर होता है। कोई कंपैरिजन नहीं होता। वह जल्दी से अपनी ग्रैंडमदर का हाथ खींचता है। ग्रैंडमदर पूछती है कि सैंडविच टेस्टी है या नहीं, और कहती है कि उसे खुश देखकर अच्छा लग रहा है। बॉय थोड़ी देर अपनी प्यारी ग्रैंडमदर को देखता है, फिर नजर हटा लेता है। वह कहता है कि वह अपनी मदर को देखना चाहता था। असल में उसे लगा था कि अगर उसने बर्गर मांगा तो शायद वह कैपिटल जाकर उसे देख सके। इसी वजह से उसने कहा था कि वह एक रियल बर्गर ट्राई करना चाहता है, और वह अपोलोजाइज करता है। बॉय रोने लगता है और अपनी रूडनेस के लिए माफी मांगता है। वह बस अपनी मदर को देखना चाहता था। ग्रैंड मदर उसे कंसोल करती है और कहती है कि उसे चुपचाप सफर नहीं करना चाहिए था। वह अब खुद अपोलोजाइज करती है कि वह समझ नहीं पाई कि बॉय अपनी मदर को मिस कर रहा था। वह इतना छोटा है और फिर भी उसे पेरेंट्स के बिना रहना पड़ रहा है। ये इजी नहीं हो सकता। बॉय अब अपने टीयर्स रोक नहीं पाता और कहता है कि वह अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहकर खुश है। कैंग पूरी सीन को चुपचाप अनफोल्ड होते हुए देखता रहता है। वह बॉय से कहता है कि जल्द ही उसे कैपिटल जाना होगा और उसे देखते हुए पूछता है कि क्या वह उसके साथ चलना चाहेगा। ग्रैंड मदर इस इनविटेशन से सरप्राइज हो जाती है और बॉय को यकीन नहीं होता कि वह कैंग के साथ जा सकता है। कैंग कहता है कि वे उस रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं जहां बॉय जाना चाहता है, क्योंकि वह खुद भी वहां कभी नहीं गया। फिर वह पूछता है कि सामू इस बारे में क्या सोचता है। बॉय एक्साइटमेंट में कहता है कि वह उसके साथ जाना चाहता है। प्रेग्नेंट वुमन कहती है कि ये बहुत कूल है और बॉय को उसके लिए ढेर सारी फोटोज लेनी चाहिए। ग्रैंड मदर डिजिबल्फ के साथ कांग को थैंक्स कहती है। कांग सोचता है कि शायद वह कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है, क्योंकि उसने कैपिटल खुद की चॉइस से छोड़ा था और वह जल्दी वापस नहीं जाना चाहता। अब ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन दोनों कैंग को उसकी काइंडनेस के लिए थैंक्स कहते हैं। सब कुछ होने के बावजूद कैंग खुश होता है कि वह उस दिन उन्हें खुश कर पाया। वह बॉय से कहता है कि वे जल्दी कैपिटल जाएंगे। कैंग अब अपने रेफ्रिजरेटर के सामने खड़ा होता है और अंदर देखता है। इस वक्त उसके पास कई इंग्रेडिएंट्स बचे होते हैं जो दूसरी रेसिपीज से लेफ्ट ओवर है। बोलिन को देखते हुए वह सोचता है कि क्या उन्हें यह खाना लेकर कैंपिंग पर जाना चाहिए। वह कभी कैंपिंग पर नहीं गया है और वंस रेस्टोरेंट खुल गया तो उसके पास ऐसे कामों के लिए टाइम नहीं होगा। सोचते हुए वह नोटिस करता है कि बोलिनियो कुछ कहना चाहता है। पपी बहुत रेडियंट होता है और उसकी टेल बहुत एक्साइटमेंट से वैग कर रही होती है। कैंग समझ जाता है कि इसका क्या मतलब है। बोलिनियो चाहता है कि वह दूसरे वर्ल्ड में जाए, लेकिन कैंग का मतलब वह नहीं होता। जल्द ही दोनों फिर से उस मिस्टीरियस फॉरेस्ट में होते हैं। कैंग मजाक करता है कि वह उस जगह सुपरमार्केट से ज्यादा बार आ चुका है। वह अपने सामान को जमीन पर अरेंज करता है। सब कुछ होने के बावजूद उस जगह का व्यू सच में बहुत ब्यूटीफुल और कैप्टिवेटिंग होता है। झुककर वह कैंपिंग टेंट लगाने के लिए यूटेंसिल्स ऑर्गेनाइज करने लगता है। टेंट समझने की कोशिश करते हुए बोलिनियो पास उड़ती बटरफ्लाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। टेंट ऑलमोस्ट पूरी तरह लग चुकी होती है और बोलिनियो ग्रास में खेलता रहता है। तभी टेंट खुद ही कोलैप्स चालू हो जाती है और कैंग को फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। बोलिनियो अब भी अपनी ही डिस्ट्रैक्शंस में डूबा रहता है। कैंग ग्रास पर बैठ जाता है, टेंट लगाने से टायर्ड होकर। एफर्ट और डिफिकल्टी के बावजूद आखिरकार टेंट उसके सामने खड़ी होती है। उसने इमेजिन नहीं किया था कि एक सिंपल टेंट लगाना इतना चैलेंजिंग होगा। कैंग ऊपर देखते हुए साई करता है। इतने एफर्ट के बाद उसे फाइनली एपेटाइट महसूस होती है। पॉट पहले से स्टोव पर अच्छी तरह तैयार होता है। लेडल से वह अभी अभी बनाए गए खाने का पोर्शन निकालता है। चेयर पर बैठकर वह वही खाता है जो उसने अभी बनाया होता है। पॉट के पास कुछ छोटे क्रीचर्स इकट्ठा हो जाते हैं, स्ट्यू की स्मेल से अट्रैक्ट होकर। कैंग उन्हें देखते हुए चबाता रहता है। वह हाथ से मीट के कुछ पीसेस उठाता है, यह सोचते हुए कि क्या ये एनिमल्स मीट खाते होंगे। वह थोड़ा सा मीट उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही एक बर्ड हवा में ही उसे स्नैच कर लेता है। बर्ड उड़ता हुआ आगे चला जाता है और कैंग व छोटे क्रीचर्स उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई फ्लावर के पॉलन से फीड कर रही होती है। छोटे क्रीचर्स कैंग की रेसिपी खा रहे होते हैं और उनमें से एक का बेली इतना भरा होता है कि वह मुश्किल से मूव कर पाता है। टाइम गुजरता है और कैंग को डर था कि कैंपिंग बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होगा। वह कैमली स्काई की तरफ देखता है, अपने थॉट्स में डूबा हुआ, लेकिन उस जगह पर कुछ न करना भी बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। वह जिस डायरेक्शन में देखता है, फॉरेस्ट की हर चीज ब्यूटीफुल होती है। शायद यही नेचुरल हीलिंग होती है। वह बोलिनो को मिस करता है, लेकिन बिलीव करता है कि भूख लगते ही वह वापस आ जाएगा। अब कैंप फायर बनाने का टाइम होता है। डिस्टेंस में कुछ अननोन आईज उसे ध्यान से देख रही होती हैं। कैंग शांति से अपनी रेसिपी खाते रहता है। जो चीज बुशेस से उसे देख रही थी वह अपनी पोजीशन छोड़ देती है। कैंग नॉइज सुनकर पीछे देखता है, यह सोचते हुए कि शायद पोलिनियो लौट आया है। वह अपना बोल आगे बढ़ाता है और कहता है कि उसने उसके लिए जेनरस पोशन रखा है। नीचे से एक अननोन हैंड उसकी तरफ पड़ती है। कैंग नोटिस करता है कि वह कोई स्ट्रेंजर है और वह तुरंत पीछे हट जाता है। स्ट्रेंज क्रीचर अब उसके सामने खड़ा होता है। कैंग बोल पकड़े हुए उसे देखता रहता है। उसके सामने जो भी होता है वह डेफिनेटली बोलिनियो नहीं होता। फॉक्स उसकी तरफ रोल करती है और कैंग नोटिस करता है कि वह ऑर्डिनरी गर्ल नहीं है। गर्ल कैंग के सामने इंटिमिडेटिंग स्टांस लेती है। कैंग ने वहां किसी गर्ल को मिलने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वह नॉर्मल गर्ल भी नहीं होती। उसके सिर से बड़े ईयर्स निकले होते हैं और उसके हिप्स के पीछे एक फरी टेल होती है। अब कैंग सोच रहा होता है कि शायद वह ह्यूमन और कैट का मिक्स है। जब वह उस पर ग्राउल करती है तो कैंग को लगता है कि वह कोई हाइब्रिड हो सकती है, हाफ ह्यूमन और हाफ बीस्ट, बिल्कुल मूवीज में दिखने वालों की तरह। वह अपने क्लॉज से जमीन खोदती है। गर्ल कैंग की तरफ लीप करती है, बोल छीनने के इरादे से। कैंग फिर से डॉज कर लेता है और गर्ल दोबारा उसका सामना करने के लिए
तैयार हो जाती है। वह ग्रास को एक हाथ से पकड़ लेती है, फिर से अटैक करने के लिए रेडी। कैंग उसे समझाने की कोशिश करता है, यह सोचते हुए कि जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब बोलिन्यो उसे अकेला छोड़ गया। कैंग कुछ पल उस गर्ल को ऑब्जर्व करता है। थोड़ा सोचने के बाद वह डिसाइड करता है कि सीधे उससे बात करेगा। बोल आगे बढ़ाते हुए वह गर्ल से पूछता है कि क्या वह जो फील कर रही है वह हंगर है। वह कहता है कि अगर वह थोड़ा दूर हट जाए तो वह उसे खाना दे देगा। गर्ल जमीन पर रखे पोर्सलेन बोल की तरफ बढ़ती है। वह खाने को ध्यान से इंस्पेक्ट करती है, उसकी अरोमा को महसूस करती है। अपीयरेंस से सच में बहुत अपीलिंग होती है। ज्यादा टाइम नहीं लगता और फूड देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। गर्ल खाना शुरू करती है और जैसा कैंग ने एक्सपेक्ट किया था वह हाथों से नहीं खा रही होती। तभी उसकी रिएक्शन एनर्जेटिक हो जाती है। वह उसके पैलेट के लिए बहुत स्पाइसी निकलता है। गर्ल जमीन पर लौटने लगती है और चिल्लाती है। कैंग ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन किमची वाली रेसिपी यूजुअली स्पाइसी होती है। कुक माफी मांगने की कोशिश करता है और उसे पानी ऑफर करता है, लेकिन इनिशियल बर्निंग सेंसेशन ऑलरेडी खत्म हो चुकी होती है और वह अब काम हो जाती है। गर्ल इंट्रीग्ड हो जाती है, लिप्स लिक करते हुए उस नए फ्लेवर को समझने की कोशिश करती है। आखिरकार वह स्ट्यू में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के अमालूम टेस्ट को समझ पाती है। विलेज चीफ एक ओल्ड लेडी से मिलता है और पूछता है कि वह वहां क्या कर रही है। वह कहती है कि वह तो खाने आई थी। ओल्ड मैन कहता है कि ग्रैंड ओपनिंग तो अगले दिन है। वह यह कहते हुए आगे बढ़ जाती है कि वह ऑलरेडी खा चुकी है और अब जा रही है। वह काफी कोल्ड होती है और अपनी प्लेट भी फिनिश नहीं करती। ओल्ड मैन कैंग की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उसने कुछ खाया भी था, क्योंकि प्लेट में अभी भी काफी खाना बचा हुआ है। कैंग चुप रहता है, अपने रेस्टोरेंट में जो अभी हुआ उसके बारे में डीप थॉट में डूबा रहता है। पास्ता को देखते हुए वह सोचता है कि रेसिपी में उससे क्या गलती हो गई। प्लेट में इतना खाना क्यों छूट गया, ये उसके लिए मिस्ट्री बना रहता है। उसने पास्ता खाया ही नहीं था और कैंग जानना चाहता है कि उसकी रेसिपी में प्रॉब्लम क्या थी। अब वह एक कॉर्नर में बैठा डिप्रेस्ड फील कर रहा होता है। एल्डरली चीफ यंग मैन की चिंता करता है। वह पूछता है कि क्या बात है और क्या ग्रैंड ओपनिंग की प्रिपरेशंस में कोई प्रॉब्लम है। कैंग कहता है कि फिलहाल उसे उन बातों से कोई परेशानी नहीं है। वह कहता है कि वह रेस्टोरेंट बंद करने वाला है। यह सुनकर ओल्ड मैन सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि रेस्टोरेंट अभी खुला भी नहीं था। टेबल पर बैठे बैठे कंग फाइनली समझ पाता है कि क्या हुआ था। ओल्ड लेडी ने प्लेट में इतना खाना छोड़ दिया था, इसी वजह से वह अपसेट होता है। ओल्ड मैन उसे कंसोल करने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा नहीं है कि वह कोई अवार्ड विनिंग शेफ हो। वह सबको खुश करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। ओल्ड मैन नहीं जानता कि कैंग असल में अवार्ड विनिंग शेफ है। वह कैंग से कहता है कि ज्यादा मत सोचे, क्योंकि वह वहां खाने के लिए आई ही नहीं थी। वह बताता है कि कोई इंसान पहले उस जगह अक्सर आया करता था। कैंग पूछता है कि वह कौन था। ओल्ड मैन कहता है कि उसका हस्बैंड, जब वह जगह टी हाउस हुआ करती थी, लेकिन वह पिछले साल गुजर गया। अब वह ओल्ड लेडी विडो है, तब से वह ज्यादातर घर पर ही रहती है और उसे विलेज में भी कम ही देखा जाता है। ओल्ड मैन को लगता है कि वह अब भी अपने कंपेनियन को मिस करती है। जो लोग चले जाते हैं वे चले जाते हैं। लिविंग लोगों का काम है जीना। पास्ट से चिपके रहना फूलिश है और फ्यूचर जीने से रोकता है। वह कैंग को यह समझाने की कोशिश करता है कि जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फूड को लेकर वह पर्टिकुलर है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए कैंग ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब कैंग को पूरी कहानी पता चल चुकी होती है तो वह उसे इग्नोर भी नहीं कर पाता। इसी वजह से अब वह मिस्टीरियस फॉरेस्ट में कैंपिंग कर रहा होता है। उसके पास बोलिन्यो और ट्रेम्बलिंग रैबिट होते हैं। शायद इसी कारण डेंजरस एनिमल्स उस जगह के पास नहीं आते। शुरुआत में उसे शौक लगा था कि उसने प्लेट में खाना छोड़ दिया, लेकिन अब जब उसे उसकी कहानी पता चलती है तो उसे उसके लिए थोड़ा बुरा भी लगता है। फिर भी इतनी अच्छी एग्जीक्यूट की गई रेसिपी के साथ ऐसा होना शॉकिंग था। शायद अगली बार उसे उसके लिए कोई कोरियन डिश प्रिपेयर करनी चाहिए। तभी उसके सिर के ऊपर एक ब्रांच पर वही गर्ल बैठी होती है जो पहले आई थी। वह उसे देख रही होती है और कैंग को यकीन नहीं होता कि वह फिर से वही है। गर्ल पैनिक में चिल्ला देती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कैंग उसे स्नीक करते हुए देख लेगा। बोलिन्यो का ख्याल रखते हुए कैंग कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि वह हमेशा हंग्री ही रहता है। गर्ल धीरे से ट्री से नीचे उतरती है, बोलिन्यो की नजर से बचते हुए। ट्रे से टोंग्स की मदद से एक टेंडर स्टेक उठाई जाती है। प्रॉपर्ली ग्रिल होने के बाद उसे स्लाइस किया जाता है। स्मॉल स्लाइसेस में प्रेजेंट करते हुए कैंग कहता है कि मीट आखिरकार रेडी है। फिर वह अपना छोटा पोर्टेबल स्टोव उठाता है। नेक्स्ट
स्टेप होता है मीट के साथ जाने वाली सॉस तैयार करना। गर्ल की स्पाइसी डिश वाली रिएक्शन याद करते हुए कैंग डिसाइड करता है कि इस बार स्पाइसेस हल्की रखेगा। वह दूसरे पैन में बटर मेल्ट करता है और मशरूम्स सॉटे करता है। रेसिपी में वह सॉस, सॉल्ट और पेपर ऐड करता है। सॉस थोड़ा थिक होते ही ग्रेटेड पार्मेसन चीज डालता है। इसके बाद पहले से कुक्ड पास्ता को मिक्स करता है। फाइनली स्टेक के स्लाइसेस बाकी इंग्रेडिएंट्स के ऊपर रखे जाते हैं। क्रीमी पास्ता के साथ स्टेक तैयार हो जाती है। कैंग डिश गर्ल को देता है और कहता है कि ग्राउल्स करने की जरूरत नहीं है, उसे जल्दी खाना चाहिए इससे पहले कि बिन्हो खा जाए। गर्ल डिश को लॉन्गिंग नजरों से देखती है, डरते हुए कि कहीं यह भी उतना ही स्पाइसी ना हो। फिर भी वह ट्राई करती है, स्पाइस की हीट सहने के लिए रेडी रहते हुए, लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्लेवर की इंटेंसिटी से उसके चीक्स ब्लश करने लगते हैं। टेस्ट इतना डिलिशियस होता है जैसे वह हेवन जाकर वापस आई हो। गर्ल अब पास्ता को वोरेशियसली खा रही होती है। कैंग बस ये सब होते हुए देखता रहता है। वह खुश होती है कि यह स्पाइसी नहीं है, भले ही वह कुछ न कहे। कैंग समझ जाता है कि वह इस डिश को और खाना चाहती है। यंग मैन कंटेंटेडली बैठा होता है, नोटिस करता है कि स्पाइसी ना होने की वजह से उसके फेस पर सेटिस्फैक्शन कहीं ज्यादा है। कैंग को यह रेसिपी खास पसंद नहीं होती। उसके टेस्ट के हिसाब से इसमें बहुत ज्यादा ग्रीजी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये कॉम्बिनेशन उसे ज्यादा अपील नहीं करता। ये कन्वेंशनल से ज्यादा एग्जॉटिक पास्ता होती है। कैंग को यकीन नहीं होता कि वही गर्ल जो पहली मुलाकात में अग्रेसिव थी अब सैटिस्फाइड कैट की तरह पर कर रही होती है। वह उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि पास्ता बहुत अच्छी रही होगी, तभी उसकी रिएक्शन ऐसी है। उसे फर्क नहीं पड़ता पास्ता किस तरह की है, बस खाने वाले के पैलेट के हिसाब से होनी चाहिए। ये सोचते ही कंग को अचानक एपिफेनी होती है। यही सीक्रेट है, रेसिपी उस इंसान के लिए फ्लेवरफुल होनी चाहिए जो उसे खा रहा है। काउंटर पर कई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स रेडी रखे होते हैं। कैंग लीफी ग्रीन्स को कोल्ड वाटर के नीचे धोता है। उन वेजिटेबल्स का फ्लेवर स्ट्रांग होता है, इसलिए उसे केयरफुली चूज करना पड़ता है कि रेसिपी में कौन सी यूज करनी है। वह बोलिनो को बुलाता है क्योंकि उसे टेस्ट बताने के लिए उसकी जरूरत होती है। बोलिनो डिशेस को पूरी डिसइंटरेस्ट के साथ देखता है। कैंग उसके टेस्ट करने का वेट करता है, लेकिन वह एफर्ट ही नहीं करता। अब कैंग को बोलिनो की हेल्प के बिना ही रेसिपी बनानी पड़ेगी, लेकिन यह मुश्किल नहीं होगा। उसे पता है कि उन इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट कैसा होता है और वह हमेशा बोलिनो पर डिपेंड नहीं रह सकता, इसलिए वह काम में लग जाता है। रेस्टोरेंट के दरवाजे पर एक नोटिस लगा होता है जिसमें ओपनिंग पोस्टपोन होने का अनाउंसमेंट होता है। जो शेफ अपने फर्स्ट कस्टमर को खुश नहीं कर पाया वह रेस्तरां नहीं खोल सकता। बाहर एल्डरली चीफ उस नोटिस को पढ़ रहा होता है। ओल्ड लेडी एक बेंच पर बैठी होती है, कुछ भी नहीं कर रही होती। वह आसमान की तरफ देखती है, यह सोचते हुए कि अपनी सारी रिटायरमेंट लॉटरी में लगा दे या नहीं। एल्डरली चीफ उसके पास आता है। उसे लगा था कि वह आखिरकार घर से बाहर निकली होगी, लेकिन वह वहीं होती है। वह कहता है कि उसे ज्यादा बाहर निकलना चाहिए क्योंकि बाहर करने के लिए बहुत कुछ है, फन वाली चीजें भी। ओल्ड लेडी पूछती है कि वह बिना किसी वजह के वहां क्यों आया है। एल्डरली चीफ कहता है कि नेबर से मिलने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती और उसे इतना कोल्ड नहीं होना चाहिए। वह मेंशन करता है कि शेफ थोड़ा शॉक था कि उसने उसके रेस्टोरेंट में ऑर्डर की हुई पास्ता नहीं खाई। ओल्ड लेडी कहती है कि रेसिपी उसके पर्सनल टेस्ट के हिसाब से नहीं थी और उसे पर्सनल नहीं लेना चाहिए। एल्डरली चीफ कहता है कि वह जानता है और वह उसे दूसरी बार आने की सलाह देता है। ओल्ड लेडी कहती है कि वह इतनी ट्रबलसम चीज दूसरी बार क्यों करेगी। एल्डरली चीफ कहता है कि दूसरी बार एक्सपीरियंस अलग हो सकता है और ट्राई किए बिना उसे पता नहीं चलेगा। वह पूछता है कि क्या उस जगह से निकलना इतना मुश्किल है जब रेस्टोरेंट ज्यादा दूर भी नहीं है। ओल्ड लेडी थोड़ी देर सोचती है। ओल्ड मैन कहता है कि उसे शेफ को एक और चांस देना चाहिए। जाते हुए वह कहता है कि यह एफर्ट वर्थ इट हो सकता है। वह चला जाता है और ओल्ड लेडी वहीं बैठी रहती है, उसके वर्ड्स पर सोचते हुए। वह अब भी बैठी होती है लेकिन डीप थॉट में डूबी रहती है। कैंग साई करता है क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। रेसिपी बनाते वक्त सिर्फ एक वेजिटेबल पर फोकस करना उसका सबसे अच्छा डिसीजन था। उसने फ्लेवर्स को सी फूड के साथ हार्मोनाइज किया था। अब चैलेंज ये होता है कि ओल्ड लेडी को वापस खाने के लिए कैसे बुलाया जाए। फ्रंट डोर की बेल बजती है। कैंग किचन से बाहर आता है यह देखने के लिए कि रेस्टोरेंट में कौन एंटर कर रहा है। ओल्ड लेडी उसके पास आती है और पूछती है कि क्या रेस्टोरेंट ओपन है। कैंग पहले तो स्पीचलेस हो जाता है लेकिन जल्दी से कहता है कि हाँ, कस्टमर्स के लिए ओपन है। ओल्ड लेडी के सामने टेबल सेट किया जाता है और वह कैंग द्वारा तैयार किए गए डिश का वेट करती है। वह इंट्रिग्ड हो जाती है, यह सोचते हुए कि क्या उसे संभव पता था कि वह आएगी, क्योंकि खाना पहले से रेडी होता है। वह इमेजिन करती है कि यह फिर से कोई वेस्टर्न डिश होगा जो उसे पसंद भी नहीं है। उसे लगता है कि शायद उसे उस दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन तभी एक नॉस्टैल्जिक और कंफर्टिंग अरोमा हवा में फैल जाती है। इंटरेस्ट के साथ ओल्ड लेडी उस अरोमा की सोर्स की तरफ देखती है। डिश फाइनली उसकी टेबल पर पहुंचती है और उसके सामने रखी जाती है। कैंग वेट करने के लिए
लिए थैंक्स कहता है और ओल्ड लेडी डिश को जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ देखती है। कैंग कहता है कि यह रेस्टोरेंट के मेन्यू का एक स्पेशल आइटम है। ये लिली पास्ता होती है जो कोरिया में एक कॉमन रेसिपी है। ओल्ड लेडी सरप्राइज्ड हो जाती है कि वेस्टर्न कुजीन में भी लिलीज यूज होती हैं और वो नोटिस करती है कि ऑयस्टर्स भी यूज किए गए हैं। थोड़ी होपफुल होकर वो सोचती है कि शायद ये डिश पिछली वाली से ज्यादा फ्लेवरफुल होगी। टेस्ट करने के बाद वह प्लेट को देखती रहती है। स्प्रिंग में खिलने वाली हर्ब्स का टेस्ट उसे उसके हस्बैंड की याद दिलाता है जिसे वह सीजन बहुत पसंद था। उसे ट्रीज को ब्लूम करते देखना अच्छा लगता था। उसकी आखिरी मेमोरीज में उसे याद आता है कि उस साल पहले से ज्यादा फ्लावर्स खिले थे। वह हमेशा उसके लिए फ्लावर्स का बुके तोड़ता था और उसे बाहर ले जाता था जैसे वे यंग लवर्स हों। वह उससे पूछती थी कि वह हर बार ऐसा क्यों करता है। डिश सामने रखे हुए वह ये सब सोचती है। ओल्ड लेडी मेमोरीज से ओवरवेल्म हो जाती है। वह फिर से विंडो के बाहर देखती है। स्प्रिंग एक बार फिर आने वाली होती है। वो कैंग से पूछती है कि क्या ये डिश पिछली बार मेन्यू में थी। कैंग कहता है कि नहीं थी। वह पूछती है कि क्या उसने ये डिश सिर्फ उसके लिए बनाई है। वह जानना चाहती है कि उसने रेस्टोरेंट के कॉन्सेप्ट से बाहर जाकर ये डिश क्यों बनाई। कैंग कहता है कि वह एक ऐसी रेसिपी बनाना चाहता था जिसे वह भी एंजॉय कर सके। उससे भी ज्यादा वह एक नई रेसिपी क्रिएट करना चाहता था और अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करना चाहता था। ओल्ड लेडी पेशेंस के साथ उसकी बात सुनती है। कैंग जानता है कि वह हमेशा बोलिनियो पर रिलाई नहीं कर सकता। इसी वजह से वह अपने फर्स्ट कस्टमर को बिना उसकी हेल्प के खुश करना चाहता था। ओल्ड लेडी फिर से चॉपस्टिक्स उठाती है। वह उसके लिए बनाई गई पास्ता को खाते रहना जारी रखती है। वह एक और बाइट लेती है। कैंग सरप्राइज के साथ देखता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे यह पसंद आएगा। कुछ ही देर में प्लेट में खाने लायक कुछ भी नहीं बचता। ओल्ड लेडी सब खत्म कर चुकी होती है। वह कैंग को देखकर पूछती है कि उसे खाने के कितने पैसे देने हैं। उसके सब कुछ खा लेने से कैंग और भी सरप्राइज्ड हो जाता है। कैंग कहता है कि उसे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ओल्ड लेडी उसे डांटती है, कहती है कि रेस्टोरेंट का ओनर कस्टमर्स पर एहसान नहीं करता। वह उसकी वजह से अच्छे से खा पाई और वह इसके पैसे देना चाहती है। वह उसे यह भी कहती है कि वह अपने खाने को अंडर वैल्यू न करे। साथ ही सलाह देती है कि वह इस डिश को मेन्यू में ऐड करे क्योंकि वह फिर से आएगी। कैंग उन वर्ड्स को इमेंस जॉय के साथ सुनता है। दूसरी डायमेंशन में कैंग बिन्हो के साथ होता है। दोनों रिलैक्स कर रहे होते हैं और उस एक्सोटिक जगह की ब्यूटी एंजॉय कर रहे होते हैं। वो खुश होता है कि उसने अपने फर्स्ट कस्टमर को खुश किया और रेस्टोरेंट खोल पाया। उसे बस थोड़ा रेस्ट चाहिए था। बिन्हो अगर वहां बार बार न जाए तो मैस कर देता है, इसलिए ये जगह उसके लिए भी रूटीन से ब्रेक लेने के लिए परफेक्ट होती है। कैंग बेहद खुश होता है क्योंकि ये लेटने और रिलैक्स करने के लिए परफेक्ट डे होता है। एक बड़ा एनिमल उसके सिर के ऊपर से गुजरता है। रिफ्लेक्शन उसके ग्लासेस पर फ्लैश होती है और उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। थोड़ी ही देर में नाइट हो जाती है। वह बीस्ट का ट्रेल खो देता है। वह सच में उस एनिमल को लंच के लिए हंट करना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह कैंग को फॉरेस्ट की जमीन पर लेटे हुए देखता है। वह उसे ग्रीट करता है और कहता है कि बहुत टाइम बाद मिले हैं और पूछता है कि वह कैसा है। एनिमल के गुजरने से अब भी थोड़ा डेज्ड कैंग सोचता है कि क्या नाइट की आंखें सिर्फ डेकोरेशन के लिए हैं। नाइट कहता है कि कैंग ने अच्छी जगह चुनी है और आसपास की सराउंडिंग सच में बहुत ब्यूटीफुल है। कैंग उसका नाम याद करता है और पूछता है कि क्या वह रैंडोल्फ राइट है। वह पूछता है कि क्या वह पिछली बार की तरह पेट्रोल पर है। नाइट कहता है कि आज उसका डे ऑफ है और वह फॉरेस्ट में हंट करने आया है। बोलिनियो यह सुनकर खुश हो जाता है। नाइट पूछता है कि क्या लिटिल गाय भी हंटिंग में इंटरेस्टेड है। ओकेजन परफेक्ट होती है और इस बार मील ऑफर करने की बारी नाइट की होती है। वह कैंग को अपने साथ हंटिंग पर चलने का इनवाइट देता है। एंथुजियास्टिक इनविटेशन के बावजूद कैंग को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वह बस हैमक में लेटकर रेस्ट करना चाहता है। लेकिन अब देर हो चुकी होती है। उसके हाथ में पहले से ही एक बो होता है। उसका रेस्ट का टाइम अब खत्म हो चुका होता है। इसी बीच नाइट बिन्हो को बताता है कि इस एरिया में हॉपिंग बर्ड्स अक्सर आते हैं। कैंग उस डिस्क्रिप्शन से क्यूरियस हो जाता है। यह सोचकर कि कैंग उस एनिमल को नहीं जानता, नाइट उसे एक डायरेक्शन में देखने को कहता है। उनके सामने कई पिंक कलर्ड बर्ड्स होते हैं जो बड़े ऑस्ट्रिच जैसे दिखते हैं। उनके फेदर्स देखकर वे बड़े कॉटन कैंडी के ढेर जैसे लगते हैं। उन्हें इतना ब्यूटीफुल देखकर कैंग को उन्हें हंट करने के ख्याल से थोड़ा रिग्रेट होता है। नाइट कहता है कि फेदर्स सॉफ्ट लगते हैं लेकिन असल में उनमें शॉर्ट फर होता है। कैंग कंफ्यूज्ड हो जाता है। बर्ड्स वैसे नहीं दिखते जैसे वे असल में हैं। अब कैंग समझ नहीं पाता कि इस अपीयरेंस का क्या मतलब निकाले। तब नाइट कहता है कि यह बस एक डिस्क्यूज है। उसी समय दो बर्ड्स आपस में लड़ना शुरू करते हैं और उनके फीचर्स के नीचे डेंस मसल्स
रिवील हो जाते हैं। नाइट एक्सप्लेन करता है कि ये कॉम्प्रेस्ड मसल्स हैं। बर्ड्स का साइज देखकर कैंग डर जाता है। वह इमेजिन कर लेता है कि उसका हंटिंग कंपेनियन उससे उम्मीद कर रहा है कि वह इन मॉन्स्टरस बर्ड्स को पकड़ पाएगा। नाइट इस बात का फायदा उठाता है कि लड़ते हुए बर्ड्स खुद ही टायर्ड हो जाएंगे। वह आगे बढ़ता है उन्हें हंट करने के लिए और कैंग से कहता है कि वह उसे कवर करे। बोलिन्यो भी अटैक पर चला जाता है। कैंग को बो संभालना तक नहीं आता। अगर उसने यह स्किल जल्दी सीख ली होती तो वह शेफ नहीं एथलीट बन गया होता। वह खुद को काम करने की कोशिश करता है और बो संभालता है, लेकिन स्ट्रिंग खींचने में उससे ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है जितनी उसके पास है। वह केयरफुली एरो एम करता है। वह एरो एक्शन की तरफ फायर करता है। एरो बोलिन्यो के पास जमीन में लग जाती है। नाइट और बोलिन्यो दोनों पलटकर उसे देखते हैं, यंग मैन की लैक ऑफ स्किल देखकर सरप्राइज्ड। बोलिन्यो को तो खास तौर पर बिट्रेयल महसूस होता है क्योंकि एरो ऑलमोस्ट उसे हिट कर देता है। कैंग डिसअपॉइंटेड होकर अपने छोटे फ्रेंड से माफी मांगने की कोशिश करता है। स्काई ट्वाइलाइट कलर्स में बदलने लगता है और धीरे धीरे डार्क हो जाता है। कैंप फायर के पास नाइट कहता है कि मीट ऑलमोस्ट रेडी है। वह पूछता है कि क्या कंग खा पाएगा क्योंकि उसके हाथ एक पल के लिए भी कांपना बंद नहीं कर रहे हैं। कंग कहता है कि वह मैनेज कर लेगा। अगर कोई और इंपॉर्टेंट बात कहनी हो तो नाइट सुनने के लिए रेडी है। कैंग इसे सच में फूड नहीं कह सकता। स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है और नाक बंद करना रूड लगेगा। उसे इंड्योर करना पड़ता है। नाइट कहता है कि फर्स्ट स्क्यूअर रेडी है। वह चाहता है कि कैंग ट्राई करे। बोलिन्यो को आसपास न देखकर वह पूछता है कि क्या वह वॉक पर चला गया है, लेकिन कैंग जानता है कि उसका फ्रेंड उस मील से भाग गया है। कैंग मीट ट्राई करता है बिना किसी स्पेशल एक्सपेक्टेशन के। वह टेस्ट कर पाता है जबकि नॉर्मली वह कुछ टेस्ट नहीं कर पाता। लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्प्रेस करता है वह यह कि हॉरिबल होने के बावजूद भी वह टेस्ट कर पा रहा है। नाइट अपनी एम्बेरसमेंट छुपाने की कोशिश करता है, यह सोचकर कि कैंग टेस्ट से इम्प्रेस्ड है। कैंग की रिएक्शन देखकर वह मान लेता है कि अब अपनी कुकिंग स्किल्स शो करने का टाइम है। लेकिन कैंग बीच में रोक देता है और कहता है कि वह स्टॉप करे क्योंकि वह टेस्ट कर पाया है। वह खुद उस इंग्रेडिएंट से रेसिपी बनाना चाहता है। फिर भी कैंग अपनी कंडीशन को लेकर कंसर्न्ड रहता है। उसने खुद को प्रूव कर दिया होता है कि उसके पास अब भी वह स्किल है। वह नाइट से कहता है कि जैसे उसने पहले बताया था वह एक शेफ है और अब वह उस मीट को मेन इंग्रेडिएंट बनाकर रेसिपी बनाना चाहता है। कैंग मीट से जितना हो सके स्ट्रॉन्ग ओडर हटाने की कोशिश करता है, बचा हुआ ब्लड निकालकर। लेकिन यह प्रोसेस कम से कम आधा दिन लेता है और उसके पास इतना टाइम नहीं होता। वह एक कैन खोलता है और कहता है कि यह मीट ट्रीट करने का पहला स्टेप है। डार्क बियर मीट की अनप्लेजेंट स्मेल हटाने में मदद करेगी। नाइट को यकीन नहीं होता कि कैंग बियर जैसी वैल्यूएबल चीज मीट पर यूज कर रहा है, लेकिन वह उसे कहता है कि वह अपना काम करे और रास्ते में ना आए। अब कैंग फायर के ऊपर पॉट रखने की जगह प्रिपेयर करता है। बे लीव्स और फाइन हर्ब्स होना भी अच्छा रहता। वह पॉट में 1 पार्ट बियर और 1 पार्ट वाटर डालता है। फिर चॉप्ड अनियंस, सॉल्ट और पेपर ऐड करता है और उसे लगभग 1 घंटे तक पकने देता है। पॉट फायर पर स्लोली मीट कुक करता रहता है। बिन्हो क्लियरिंग में अपीयर होता है। स्मेल सूंघ कर अब तक रेडी हो जाना चाहिए और कैंग पॉट हटाने में हेल्प चाहता है। वह लिड केयरफुली खोलकर अंदर देखता है। मीट अच्छा दिखता है और सॉस काफी रिड्यूस हो चुकी होती है। नाइट और बोलिन्यो अरोमा से एन्चांटेड हो जाते हैं, लेकिन कैंग कहता है कि इसे एक बार और कुक करना होगा, ये अभी रेडी नहीं है। आइडियल सिचुएशन में वह इसे ओवन में डालता, लेकिन यही कैंपिंग की ब्यूटी है। वह मीट के पीसेस स्क्यूअर्स पर लगाकर कैंप फायर के सामने रखता है। मीट रोस्ट होते हुए वह कहता है कि अब बस इसे छोटे पीसेस में कट करना है। फाइनली रोस्टेड हॉपिंग बर्ड रेडी हो जाता है। नाइट इंट्रीग्ड हो जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि इतनी डिलिशियस अरोमा इसी बर्ड के मीट से आ रही है। उसने कहा नहीं, लेकिन टेरिटरी के बेस्ट शेफ्स इस इंग्रेडिएंट को एडिबल बनाने से हार मान चुके थे। नाइट अब रियलाइज करता है कि कैंग एक एक्सीलेंट शेफ है। एक पीस टेस्ट करते ही वह फ्लेवर पर यकीन नहीं कर पाता। वह वोरेशियसली खाने लगता है। आउटसाइड क्रिस्पी और डिलिशियस होता है, लेकिन अंदर का मीट जूसी होता है और टेक्सचर परफेक्टली प्रिजर्व्ड रहता है। उसे कभी इमेजिन नहीं था कि ऐसा फ्लेवर एग्जिस्ट कर सकता है। मीट परफेक्टली टेंडर और सक्यूलेंट होता है, लगभग इम्पॉसिबल लगने वाले तरीके से। यह विश्वास करना मुश्किल है कि यही वही बर्ड का मीट है जिसे वह पूरी जिंदगी खाता आया है। फिर भी डिलिशियस होने के बावजूद कुछ मिसिंग लगता है। डिश को बैलेंस करने के लिए साइड चाहिए। उसी मोमेंट नाइट कैंग से बियर मांगता है, लेकिन कैंग कहता है कि वह खुद जाकर कैन ले सकता है। नाइट लॉन्ग सिप्स लेता है। इसके बाद उसके चेहरे पर इंटेंस स्माइल आ जाती है। कंटेंटमेंट
कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन की। वह मीट खाते रहता है जैसे यह उसकी जिंदगी की सबसे बेस्ट चीज हो। यही परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। उसे नहीं लगता कि वह इसे खाते खाते कभी टायर्ड होगा। कैंग कहता है कि यह बुरा नहीं था, लेकिन वह और बेहतर कर सकता था। ब्लड एक्सट्रैक्शन टाइम कंज्यूमिंग होती है और मीट को और रेस्ट मिलना चाहिए था। बे लीव्स साथ रखना भी चाहिए था। नाइट सरप्राइज्ड होता है कि इतना अनबिलीवेबल करने के बाद भी कैंग डिससैटिस्फाइड है। उसकी स्किल रॉयल शेफ से भी कहीं आगे होनी चाहिए। नाइट अब जानना चाहता है कि यह मिस्टीरियस इंसान आखिर कौन है जो इतना अच्छा कुक करता है। कैंपफायर धीरे धीरे जलता रहता है सबके खाने के बाद। नाइट इस बार मील ऑफर करना चाहता था, लेकिन फिर वही गिफ्ट पाने वाला बन जाता है। वह कैंग की कुकिंग एबिलिटी से इंट्रीग्ड है। कैंग खुश होता है कि उसका फ्रेंड मील एंजॉय कर पाया। वह कहता है कि इसके बाद वह मीट पहले की तरह नहीं खा पाएगा। वह पूछता है कि क्या वह आगे से रेसिपी रेप्लिकेट कर सकता है। कैंग कहता है कि हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नाइट कहता है कि वह कई अच्छे शेफ्स को जानता है और कैंग की स्किल्स एक्सेप्शनल हैं। उसके डिशेस ब्रिलियंट हैं और उसे खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कैंग थैंक्स कहता है और रियलाइज करता है कि वह यह बात लेटली बहुत सुन रहा है। नाइट कहता है कि उसे कुछ इनक्रेडिबल और वैल्यूबल मिला है और वह उसका बदला देना चाहता है। इसलिए वह कैंग को फेंसिंग सिखाने का ऑफर करता है। कैंग को यकीन नहीं होता, लेकिन नाइट इंसिस्ट करता है। नाइट कहता है कि कैपिटल में उसकी रेपुटेशन काफी अच्छी थी। फेंसिंग स्किल के बदले यह सबसे फेयर एक्सचेंज है जो वह ऑफर कर सकता है। कैंग कहता है कि वह सिर्फ शेफ है। नाइट कहता है कि काउंटलेस लोग उससे फेंसिंग सीखने को कहते हैं। कैंग कहता है कि उसे इंटरेस्टेड लोगों को सिखाना चाहिए। नाइट कहता है कि उसे उनमें से कोई पसंद नहीं आया। वह कहता है कि अगली बार मिलने पर वह कैंग को सिखाएगा। कैंग को बस बियर और खाना तैयार रखना होगा। कैंग समझ जाता है कि नाइट की इंटेंशंस बहुत ऑब्वियस हैं। शायद वह हर बार खाना मांगने में शाई फील करता है। नाइट कहता रहता है कि यह उनके बीच परफेक्ट एक्सचेंज है। कैंग को इंग्रेडिएंट्स और नॉलेज शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं है। वह काइंडनेस रिफ्यूज नहीं करता और लेसन्स को फिजिकल एक्सरसाइज की तरह लेगा। इससे उसके आर्म्स भी स्ट्रांग हो सकते हैं। नाइट स्काई ब्राइट और ब्यूटीफुल होता है।